हुआ है हो रे गया। रिकॉर्ड? ओके। हो गया। ओके ठीक है सर, चलो गुड इवनिंग सर। तो जीएसटी क्लास है, तो जीएसटी पढ़ेंगे और क्या। तो जीएसटी में हम लोग करेंटली एक फाइनलाइजेशन स्टेज में हैं। तो आज मैंने सोचा आप लोगों को जीएसटी में एक इंटरेस्टिंग मैटर है जिसके ऊपर सभी कोई बहुत ज़्यादा बात करते हैं। सर क्या जीएसटी का क्या सर, जीएसटी पेमेंट, जीएसटी पेमेंट को लेके बात करना चाहिए। जीएसटी पेमेंट रिफंड, हाँ सर, जीएसटी पेमेंट रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी बात करेंगे। और जीएसटी पेमेंट रिलेटेड डेट का कॉन्सेप्ट क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना कि वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होता है ना सर, जो हमारा जीएसटी अकाउंट होता है गवर्नमेंट का, जो जीएसटी पोर्टल है, तो पोर्टल से एडजस्टमेंट कैसे होता है। मतलब लेजर जो होता है उसमें 3 तरह का लेजर होता है, मैं बताऊंगा क्लास में, आगे आगे डिस्कस करूंगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो आज मैं जीएसटी का जो पेमेंट का कॉन्सेप्ट है इसको मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा पहले क्या करूंगा ना, थोड़ा पहले समरीटिकली मैं आपको बताऊंगा कि ये जीएसटी पेमेंट होता क्या है, रिफंड होता क्या है। उसके बाद मैं धीरे धीरे थोड़ा डिप्थ प्रोविजंस में जाऊंगा और फिर एक एक करके बात को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चंस करूंगा और कुछ क्वेश्चंस आपको घर पे करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए दूंगा। केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चंस है, जिसको करोगे तो मुझे लगता है कि पेमेंट रिलेटेड जो भी सवाल आपके मन में चल रहा है या चलना चाहिए, उसका भी एक आपको मतलब तसल्ली होगा। ठीक है, तो ठीक है चलो स्क्रीन शेयर करता हूँ और जीएसटी पेमेंट और जीएसटी रिफंड वगैरह का जो भी कॉन्सेप्ट है पहले उसको समझ लेते हैं। ओके, समझ में आ रहा है ना सर? यस सर। ओके ठीक है सर। तो बेसिकली बातें क्या है सर, पेमेंट ऑफ टैक्स। बेसिकली पेमेंट ऑफ टैक्स मीन्स व्हाट सर? पेमेंट ऑफ टैक्स मीन्स बेसिकली जीएसटी का जो टैक्स पेमेंट है इसका, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी है। ऐसे डेफिनेशंस मैंने आपको हर चैप्टर में ही और मतलब मोरलेस पढ़ा के रखा। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो बहुत वाइटल है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अनदर वाइटल पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर एंड इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, अगर आप देरी करके पेमेंट करते हो तो आपका इंटरेस्ट का क्या होगा। एंड ट्रांसफर ऑफ आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आप लोग जानते हो ये सब क्या है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है ये सब आप लोग जानते हो। बट पॉइंट इज दैट कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में, ये सारा का सारा एडजस्टमेंट कहाँ से होता है? ये सारा का सारा एडजस्टमेंट होता है, ये gst.government.in है सर, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ऐसे लास्ट क्लास में याद होगा आप लोगों को कि हम लोगों ने इनवॉइस के बारे में पढ़ा था, ईवे बिल के बारे में पढ़ा था, याद है क्या या भूल चुके हो? हाँ ना, कुछ तो बोलो, याद आ रहा है क्या? ई हाँ वे सर, बिल, याद इनवॉइस, है। है ना? तो एग्जैक्टली ये अगर आप gst.government.in में जाओगे, लॉगिन क्रिएट करोगे, या फिर अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो, न्यू रजिस्ट्रेशन, मतलब जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन करना होता है ना, उसका प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूँ। आज मेरा बात कहाँ पर है सर? पेमेंट, दिखाई दे रहा है ना पेमेंट का कॉलम सा? हेलो, है ना? यस सर। तो ये पेमेंट कॉलम में देखो सर, क्रिएट चालान, ग्रीवांस अगेंस्ट पेमेंट। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो यहाँ पर जाना पड़ता है, चालान क्रिएट करना पड़ता है, जीएसटी नंबर देना पड़ता है, फिर आगे आगे प्रोसेस चालू है। सर ये ऑनलाइन में जब काम करोगे ना, बस 2-4 बार काम करोगे प्रैक्टिस हो जाएगा। बट बिफोर दैट यू मस्ट नो, गहराई से आपको ये पता होना चाहिए कि ये पेमेंट रिलेटेड इश्यूज है क्या, पेमेंट रिलेटेड मैटर को सॉल्व कैसे करना होता है। तो चलो मैं वही सब मैटर में थोड़ा सा मैं आपको समरी करके बताता हूँ कि ये जीएसटी पेमेंट्स एंड रिफंड्स है क्या, पहले वो थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो सर, जीएसटी पेमेंट्स एंड रिफंड्स। ओके, तो करेंट जीएसटी रिटर्न, करेंटली जो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग होता है ना सर, अगर वो एवरी मंथ का जो फाइलिंग होता है, कोई कोई क्वार्टर पेमेंट भी करते हैं, कोई कोई एनुअल पेमेंट भी करते हैं, जो लोग प्रिजम्पटिव स्कीम, सॉरी कॉम्पोजिशन स्कीम में होते हैं। चलो उसके बारे में बात करते हैं, ऐसे आप लोग ये सब चीज़ें सुन के आ रहे हो। करेंट जीएसटी रिटर्न फाइलिंग रिक्वायर्स दैट एवरी मंथ, जब जीएसटीआर 1 फाइल होता है, मैं आपको अभी बताता हूँ, वंस जीएसटीआर 1 इज फाइल टू रिपोर्ट सेल्स, जीएसटीआर 1 में आपको सेल्स के बारे में बताना चाहिए। जैसे जीएसटी किस पे देना पड़ता है सर? आउटपुट टैक्स पे ना। आउटपुट सेल्स जो है, मतलब आउटपुट टैक्स मीन्स क्या, आप सेल करते हो तो जीएसटी कलेक्ट करते हो, और वही कलेक्शन आपको क्या करना चाहिए एज ए सप्लायर, गवर्नमेंट के घर में जमा करना चाहिए। यस और नो? यस सर। है ना? आप आउटपुट जो टैक्स लगाते हो, बेसिकली आउटपुट मीन्स व्हाट? आउटपुट मीन्स, आउटपुट मीन सेल्स। ठीक है, आप सेल करोगे, सेल करने के टाइम पे टैक्स कलेक्ट करोगे, और टैक्स मतलब जीएसटी, हाँ, जीएसटी कलेक्ट करोगे और वो जीएसटी आप गवर्नमेंट के घर में जमा करोगे। इट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट सर, इसमें कोई मतलब सीधी सिंपल सी बात है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा समझने वाला कुछ है नहीं। ठीक है, ज़्यादा
इस जीएसटी को ना ज़्यादा सर पे मत चढ़ाओ, ठीक है, मतलब बहुत गहराई में समझने वाला कुछ है नहीं, सिंपल तरीके से समझो, जीएसटी एकदम सिंपल लगेगा। तो जीएसटी ईयर 1 में क्या होता है कि आपका जो सेल्स का रिपोर्ट है वो जमा होता है। वन मस्ट फाइल जीएसटी ईयर 3B। अब जीएसटी 3B का भी एक फॉर्म होता है जिसमें टू रिपोर्ट द आईटीसी, आपको वहां पर अगर आपका कुछ क्लेम है, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जिन लोगों ने सभी ने आईटीसी का क्लास करके रखे हुआ है ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है सर, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिपोर्ट आपको जीएसटी 3B में बताना पड़ता है। मतलब बात तो बहुत सिंपल है ना सर, कि अगर आप मतलब आपका टैक्स कलेक्शन वगैरह हुआ है, सपोज आपका 10,000 का टैक्स कलेक्शन हुआ है, ठीक है, सपोज यू कलेक्ट 10,000, जो आपको गवर्नमेंट बोल रहे है कि भाई 10,000 जमा करो, बट यू ऑलरेडी हैव आईटीसी, ओके, तो आईटीसी अगर आपके पास है, सपोज यू ऑलरेडी हैव 8,000 का आईटीसी आपके पास, देन हाउ मच यू नीड टू पे नाउ, कितना पेमेंट करना पड़ेगा आपको गवर्नमेंट के घर में? 2000। 2,000, है ना, सिंपल बात है। तो ये आपके पास आईटीसी है कि नहीं है, इसके लिए आपको कौन सा फॉर्म भरना है? आपको जीएसटी 3 भी भरना है। अगर मैं आपको सिंपल दिखाऊं इसको, ये देखो सर, क्या आप लोगों को जीएसटी 1 दिखाई दे रहा है सर? देखो तो, थोड़ा सा दिखाई, जूम करो, बहुत छोटा है। जूम, तू जूम कर ले अपने मोबाइल में, बड़ा कर ले, दिख जाएगा, मैं इसको जूम नहीं कर पाऊंगा। हाँ ऐसे दिख गया। हो सकता है जूम, ये देखो, जीएसटी ईयर 1, जीएसटी ईयर 3B दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। है ना? तो एग्जैक्टली ये जो जीएसटी ईयर 1 है, जीएसटी ईयर 3B है, ये सब क्या काम करता है? वही, ये सब फॉर्म फिलअप करना होता है और आपको गवर्नमेंट के घर में जमा करने के लिए बोल रहा है। तो मैं इस सिंपल प्रोसेस, जब आप जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सीखोगे ना, इंस्टीट्यूट तो आप लोगों को ट्रेनिंग देगा ये सब में, बट बिफोर दैट यू मस्ट नो कि क्या काम होता है, क्या क्या चीज़ है, मतलब ये रिटर्न फाइलिंग है क्या, वो तो बहुत सिंपल है। एंड मेक नेसेसरी जीएसटी पेमेंट, सिंपल सा बात। Also, if a refund is required to be claimed, the same can be done filing relevant refund related forms. अब रिफंड क्लेम करना है, सपोज मानो आप पेमेंट कर रहे हो और पेमेंट ज्यादा कर दिए, ठीक है, रिफंड बहुत सारा रीजन में क्लेम किया जा सकता है, बट अगर एक सिंपल रीजन आपके मैं बोलूं कि सर रिफंड कब क्लेम होता है, रिफंड इन द सेंस आपने जमा कर दिया ज्यादा, सपोज आपका किसी टाइम किसी पर्टिकुलर मंथ में 50,000 का पेमेंट करना था, ठीक है, कितना पेमेंट करना था सर गवर्नमेंट के घर में? 50,000 का पेमेंट करना था, और बाई मिस्टेक आपने जीरो का मिस्टेक कर दिया और आपने 5 लाख जमा कर दिया, हो सकता है, ठीक है, आपने बाई मिस्टेक जीरो का मिस्टेक कर दिया और आपने, जैसे मैंने ये मिस्टेक किया यहाँ पर, ठीक है, तो जीरो का मिस्टेक करके 5 लाख जमा कर दिया, तो क्या गवर्नमेंट खा लेगा क्या आपका पैसा? अरे नहीं, ठीक है, ये रिफंड हो जाएगा सर। आपने 4,50,000 ज्यादा पेमेंट कर दिया, तो 4,50,000 गवर्नमेंट आपको रिफंड कर देगा 2 साल के अंदर, ठीक है, रूल सही है 2 साल के अंदर। हाँ, उसके लिए आपको फॉर्म सबमिट करना होगा कि भाई मेरे से ज़्यादा पेमेंट हो गया है, या फिर और भी रीजंस हो सकता है, कई कई बार तो रिफंड मिलता है जबकि ऐसा प्रोडक्ट आपने सप्लाई किया जिसमें जीएसटी है नहीं या नील जीएसटी है, लेकिन आपने जीएसटी पेमेंट किया, तो गवर्नमेंट के घर में अगर ज़्यादा अमाउंट है तो वो रिफंड होगा या फिर एडजस्ट होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, गवर्नमेंट एक्स्ट्रा नहीं रख सकता ना। तो एग्जैक्टली तो अब बात क्या है सर, अब इसी पेमेंट के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। व्हाट आर दी पेमेंट्स टू बी मेड अंडर जीएसटी? क्या पेमेंट करना होता है जीएसटी में? कुछ पॉइंट आप लोग एकदम जबरदस्त जानते हो और कुछ पॉइंट आपको शायद फर्स्ट टाइम सुनने को मिलेगा। हाउ टू कैलकुलेट जीएसटी पेमेंट टू बी मेड, कैसे जीएसटी पेमेंट करना है, इसका कैलकुलेट कैसे करें? हु शुड मेक द पेमेंट, कौन करेगा? When should GST payment to be made? What are the electronic ledgers? What are the electronic ledgers? इसमें बहुत गहराई में बात होगा, ये ज़्यादा समझने वाली जगह है। How to make GST payment and what is the penalty for non payment of delayed payments? मतलब अगर अगर आप पेमेंट नहीं करते हो या फिर डिलेड पेमेंट करते हो तो उसमें क्या पेनल्टी लग सकता है, एंड उसके बाद मैंने रिफंड रिलेटेड भी कुछ पॉइंट यहाँ पर शॉर्ट में दिया। ये शॉर्ट समरी है। व्हाट इज जीएसटी रिफंड, व्हेन कैन रिफंड बी क्लेम, what is the how to calculate GST refund, what is the time limit for claiming the refund, and how to claim GST refund। कुछ जनरल क्वेश्चन है सर, जनरल क्वेश्चन किसी के भी मन में आ सकता है। यहाँ पर कुछ लेटेस्ट अपडेट है, आप चाहो तो एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है, मैं मेन पॉइंट में आ जाता हूँ। ओके, पेमेंट्स, व्हाट आर द पेमेंट्स टू बी मेड अंडर जीएसटी? सर ऑब्वियसली जीएसटी पेमेंट करना है तो आप क्या करना पेमेंट करोगे सर? आईजीएसटी पेमेंट करोगे, सीजीएसटी पेमेंट करोगे, एसजीएसटी पेमेंट करोगे, यस और नो? सर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस यस सर। टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसमें से आप लोग तो जानते ही हो, जब सेम स्टेट के अंदर स्टेट जब चेंज हो जाता है, जब वन स्टेट टू अनदर स्टेट बात होता है, सपोज मणिपुर टू वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल टू बिहार, बिहार से
मिजोरम से मणिपुर, त्रिपुरा से आसाम, आसाम से नागालैंड, नागालैंड से दिल्ली, कहीं भी करो, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से कहीं भी कर सकते हो, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से वेस्टर्न स्टेट्स, वेस्टर्न से नॉर्दर्न, नॉर्दर्न से सादर्न, जिधर जाना है जाओ, सादर्न से ईस्टर्न, जिधर जाना है जा सकते हो। बट जब स्टेट चेंज करोगे तो फिर आईजीएसटी कलेक्शन होगा, और ये आईजीएसटी कौन किसको पे करना पड़ेगा सर? इनपुट इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये जो आईजीएसटी का बात मैं कर रहा हूँ, ये किसको पेमेंट करना है सर? पेड टू सेंटर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। पेड टू सेंटर मीन सब सेंट्रल गवर्नमेंट। जब स्टेट के सेम स्टेट के अंदर होता है, टू पेड व्हेन मेकिंग सप्लाई विद इन द स्टेट, जब सेम स्टेट के अंदर आपका जीएसटी का मतलब आपका पेमेंट चलता है, ठीक है। जब सेम स्टेट के अंदर चलता है, सपोज वेस्ट बंगाल में ही, से फॉर एग्जांपल कोलकाता टू दुर्गापुर, या सिलीगुड़ी से मालदा, मालदा से मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से 24 परगना, कहीं पर भी सर क्या कौन सा चीज चार्ज होगा? बोलो सर। जब स्टेट सेम होता है तब सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, एसजीएसटी। है ना। सेम स्टेट के अंदर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। मैं वेस्ट बंगाल के अंदर बात कर रहा था, आप बिहार को पकड़ सकते हो, आप उड़ीसा को पकड़ सकते हो, आप झारखंड को पकड़ सकते हो, जो मैंने पकड़ लो, बट सेम स्टेट के अंदर हो तो फिर सीजीएसटी एसजीएसटी। बट यहाँ पर एक पॉइंट है सर, सीजीएसटी का जो पेमेंट है वो एक्चुअली सेंटर को जाता है, और एसजीएसटी का जो पेमेंट है वो स्टेट को बिलोंग करता है। टू बी पेड व्हेन मेकिंग सप्लाई विद इन स्टेट, पेड टू स्टेट, ओके, एंड ये पेड टू सेंटर। आई होप सर समझ में आ रहा है। पेमेंट क्या करना है? सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी पेमेंट करना है। यूटीजीएसटी भी मान सकते हो, जो यूनियन टेरिटरीज को जाता है, जो एसजीएसटी के जगह में हो जाएगा। मतलब या तो एसजीएसटी होगा या तो यूटीजीएसटी होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। या तो वो स्टेट होगा या तो वो पर्टिकुलर जगह यूनियन टेरिटरी होगा। आप लोगों को पता है, ये सब नॉलेज आप लोगों को पहले भी मिल चुका है ना सर। सर सरकमस्टेंसेस देखो, इजी पॉइंट में पहले बात कर ले रहा हूं आपसे। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सर गुड सोल्ड फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे, जल्दी बताओ। गुड सेंट फ्रॉम दिल्ली टू, सोल्ड फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे, क्या चार्ज करोगे? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। आईजीएसटी में? क्यों सर दिल्ली से बॉम्बे में आईजीएसटी क्यों? इंटरस्टेट हो रहा है ना सर। स्टेट चेंज हो रहा है, दिल्ली इज यूनियन टेरिटरी, या फिर ऑब्वियसली नेशनल कैपिटल, एंड बॉम्बे इज महाराष्ट्र, है ना। तो महाराष्ट्र से चेंज हो रहा है तो आईजीएसटी पेमेंट होगा। सर गुड सोल्ड विद इन बॉम्बे, अगर बॉम्बे के अंदर ही गुड्स का सोल्ड होता है तो फिर सीजीएसटी सीजीएसटी, एंड, एसजीएसटी, थैंक यू सर, एसजीएसटी। सीजीएसटी एसजीएसटी, वेरी गुड सर, ये सब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। यहाँ पर आईजीएसटी क्या हो जाएगा? नो। सर गुड सोल्ड फ्रॉम बॉम्बे टू पुणे, सीजीएसटी, एसजीएसटी। बिकॉज दोनों ही विद इन स्टेट है, इंट्रा स्टेट है। इंट्रा स्टेट है। बॉम्बे और पुणे दोनों कौन सा स्टेट को बिलोंग करता है? दोनों महाराष्ट्र को महाराष्ट्र। बिलोंग करता है ना। वेरी गुड सर। इसलिए थोड़ा बहुत आपको देश का नजर मतलब नॉलेज भी चाहिए, ठीक है। कि कौन से देश में कौन सा बड़े शहर है, वो दोनों शहर कहाँ का है। जैसे हम लोग बंगाल में बैठ के पता कर रहे हैं सर, बॉम्बे और पुणे सेम स्टेट में है, ठीक है। वैसा ही कोई अगर महाराष्ट्र में है तो दे मस्ट नो कि सिलीगुड़ी एंड कोलकाता सेम स्टेट में है। ऑब्वियसली बड़े शहर के बारे में पता तो होना ही चाहिए। समझ में आ रहा है ना। जैसे इंदौर एंड भोपाल, क्या होगा? इंदौर से भोपाल मध्य प्रदेश, इंट्रा सेम स्टेट स्टेट। होगा ना, इंट्रा स्टेट। यस सर। थैंक यू सर। इंदौर भोपाल दोनों ही सेम स्टेट के अंदर आता है, मध्य प्रदेश के अंदर आता है, एग्जैक्टली तो ये सब नॉलेज, बेसिक नॉलेज है, पता होना चाहिए। अब बात क्या है, सीजीएसटी एसजीएसटी कब कब लगा और आईजीएसटी कब लगा, आप लोगों ने देखा सर? सबको ये वाला टेबल समझ में आ गया? ज्योति, रोशनी, नंदिनी, बोलो। है दादा। ओके सर। हाँ सर। Now, apart from the above payments, the dealer is required to make these payments. इसके अलावा और भी पेमेंट करना होता है। अगर आप टीडीएस कलेक्ट करते हो तो टीडीएस का पेमेंट करना पड़ेगा। टीडीएस कुछ जैसे आप लोग इनकम टैक्स में भी पढ़ चुके हो ना सर, टीडीएस मतलब कुछ ट्रांजैक्शंस में टीडीएस कलेक्ट करना जरूरी होता है, कुछ बिजनेसमैन को टीडीएस कलेक्ट करना जरूरी होता है। उसमें टीडीएस का पूरा लंबा लिस्ट वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था। और जिन बिजनेसमैन को टीडीएस कलेक्ट करना जरूरी होता है, ठीक है, टीडीएस इज अ मैकेनिज्म बाय व्हिच टैक्स इज डिडक्टेड बाय द डीलर बिफोर मेकिंग द पेमेंट टू सप्लायर। मतलब वो सप्लायर को पेमेंट करने से पहले टीडीएस काट लेगा और वो टीडीएस पेमेंट भी उनको करना पड़ेगा। तो इसका हिसाब कैसे होता? फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट एजेंसी गिव्स ए रोड लेइंग कॉन्ट्रैक्ट विद बिल्डर, रास्ता बनाने के लिए किसी बिल्डर को काम दिया है, एग्जाम्पल को समझो। तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 10 लाख का मान के चलते हैं सर, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 10 लाख का है। व्हेन गवर्नमेंट एजेंसी मेक्स पेमेंट टू द बिल्डर,
TDS@1%, ऐसे आप लोग जानते हो, ये सब रेट मैंने TDS के क्लास में आप लोगों को पढ़ा चुका। तो पेमेंट अगर 10 लाख का 1% कितना हो जाएगा? 10,000। यस ना सर? यस सर। विल बी डिडक्टेड एंड बैलेंस अमाउंट विल बी पेड। तो ये TDS अमाउंट काट के बाकी अमाउंट पेमेंट होगा, सप्लायर पेमेंट करेगा रेसिपेंट को। ठीक है, आप समझ रहे हो ना सर? तो एग्जैक्टली सिमिलरली टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स भी होता है, जैसे TDS होता है वैसे TCS भी होता है। TCS इज मेनली फॉर ई कॉमर्स एग्रीगेटर, मतलब जो लोग यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में काम करते हैं उन लोगों का ज्यादातर केस में ई कॉमर्स एग्रीगेट के थ्रू से काम होता है, जिन लोगों का उनसे TCS कलेक्ट किया जाता है। मतलब वो क्या करेगा? इट मीन्स दैट एनी डीलर सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स विल रिसीव पेमेंट आफ्टर डिडक्शन ऑफ TCS। मतलब ई कॉमर्स को क्या करना पड़ेगा, वो मतलब आपका टैक्स, मतलब सपोज आप फ्लिपकार्ट के थ्रू से कुछ चीजें सेल करना चाहोगे तो फ्लिपकार्ट क्या करेगा, आप मतलब आपको क्या करना है, TCS काट के ही पेमेंट करना है। ठीक है, आपको TCS काट के ही पेमेंट करना है। तो दिस इज मेनली फॉर ई कॉमर्स एग्रीगेटर। इट मींस दैट एनी डीलर सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स, सपोज आप एक डीलर हो और फ्लिपकार्ट के थ्रू से कुछ सेल करना चाहते हो, तो ई कॉमर्स विल रिसीव पेमेंट, सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स विल रिसीव पेमेंट आफ्टर डिडक्शन ऑफ TCS, जो 2% का रेट इन जनरल होता है। ठीक है, ये TDS TCS के बारे में चर्चा हुआ था इनकम टैक्स के क्लास में, है ना सर? तो सर यहाँ पर आपने अचानक से GST के अंदर TDS TCS किस लिए ला दिए? ये देखो सर, टैक्स पेयर्स नॉर्मल TDS TCS दिखाई दे रहा है क्या? हेलो? यस सर। बेसिकली जो लोग TDS या TCS कलेक्ट करते हैं उन लोगों को GST कलेक्शन के बारे में सोचना, मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाने का सोचना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं आपको धीरे धीरे ये TDS TCS का कहानी और भी बाद में बोलूंगा, बट पॉइंट इज वेरी सिंपल सर। TDS TCS का अगर कुछ हिसाब है तो वो हिसाब भी क्लियर होना चाहिए GST पेमेंट के टाइम पे। ठीक है, दिस प्रोविजन इज करेंटली रिलैक्स्ड एंड विल नॉट बी एप्लीकेबल नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। रिवर्स चार्ज का एक कॉन्सेप्ट है। रिवर्स चार्ज किसको होता है सर? सिंपल सिंपल कुछ पॉइंट याद दिला रहा हूँ। The liability of payment of tax shift from supplier of goods to service to the receiver। मतलब सिंपल पॉइंट है कि जो टैक्स पेमेंट करने का लाइबिलिटी है ये नॉर्मली किसका है? जल्दी बोलो। टैक्स पेमेंट करने का लाइबिलिटी सप्लायर का है ना? यस सर, GST इसमें पेमेंट रिसीवर कर, कर। यस। बट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कुछ केसेस ऐसे होते हैं, जैसे कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज के केस में कोई फॉरेन सप्लायर से कुछ ले रहे हो तो फॉरेन सप्लायर को ढूंढने गवर्नमेंट नहीं जाएगा। फॉरेनर से कोई सर्विस लोगे तो आपको ही, मतलब जो रिसिपेंट है उसी को, मतलब गवर्नमेंट के घर में टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म उसको बोलते हैं। द लायबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स शिफ्ट फ्रॉम सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू द रिसीवर। टू नो मोर अबाउट, ठीक है अभी मोर अबाउट में जाने का जरूरत नहीं है। ऐसे GST रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का डिटेल्स चर्चा होगा सर, जिन लोगों का नहीं हुआ है और जिनका होके रखा है वो तो समझ ही गए। अब आप लोग एक पॉइंट समझो, नॉर्मल GST पेमेंट का प्रोसेस देखो। नॉर्मल GST पेमेंट का क्या प्रोसेस है? जस्ट लुक हियर सर, ध्यान दो थोड़ा सा। ये नॉर्मल GST पेमेंट प्रोसेस है। सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस, वो सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस किसको देता है सर? सप्लाई किसको करते हैं? गुड्स का सर्विस किसके पास जाता है? गुड्स एंड सर्विस रिसीवर के पास जाएगा, रिसीवर। है ना? और रिसीवर ऑफ गुड्स क्या करेगा? उसका पेमेंट करेगा सप्लायर को, है ना? और पेमेंट के साथ साथ और क्या देगा? GST भी देगा ना? यस सर। पेमेंट के साथ साथ GST भी देगा। सपोज 100 रुपीज का प्रोडक्ट सप्लायर ने बेचा, उसका 10% का GST है, तो 100 का 10% GST के तौर पे सप्लायर रिसीव करेगा। और फिर सप्लायर वही वाला जो GST 10% रिसीव किया वो GST इसके घर में जमा करेगा। यस और नो? यस सर। ये कौन है? गवर्नमेंट। ठीक है। सिमिलरली अगर यही बात RCM हो जाए, मतलब रिवर्स चार्ज के केस में हो जाए, सप्लायर रिसिपेंट को देगा, रिसिपेंट बदले में सिर्फ प्राइस पेमेंट करेगा, टैक्स पेमेंट नहीं करेगा। सप्लायर रिसिपेंट को देगा गुड्स ऑफ सर्विस को, लेकिन रिसिपेंट सिर्फ प्राइस पे करेगा, टैक्स पे नहीं करेगा सप्लायर को, और बदले में सप्लायर इसको गुड दे देगा। लेकिन जो GST है वो GST ये रिसीवर जो है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के घर में जमा करेगा। ये आप लोगों को मैंने पहले भी बोला है, मैं फिर से बोला, ये आपको मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर से बोला। बोलो सर, समझ में आया कि नहीं? यस सर। और साथ में अगर कुछ इंटरेस्ट पेनल्टी फीस एंड अदर पेमेंट्स भी हो तो इसके बारे में चर्चा मैं करूंगा सर। इंटरेस्ट पेनल्टी फीस एंड अदर पेमेंट्स तो वो भी पेमेंट करना है। ओके, हाउ टू कैलकुलेट द GST पेमेंट टू बी मेड? कैसे कैलकुलेट करना है ये GST पेमेंट? यूजुअली द इनपुट टैक्स क्रेडिट शुड बी रिड्यूस फ्रॉम आउटवर्ड टैक्सेबल टैक्स लायबिलिटी, है ना सर? अगर आपका ITC है
तो क्या करोगे, आईटीसी माइनस कर दोगे ना। सपोज आपका टैक्स लाइबिलिटी किसी पर्टिकुलर मंथ में हो रहा है 10,000 का, और अगर आपका आईटीसी क्लेम किया हुआ है 8,000 का, मतलब आपने परचेस के टाइम पे जो टैक्स दिया था, आपने परचेस के टाइम पे जो टैक्स पेमेंट किया था, ठीक है, जो इनपुट टैक्स कहलाते हैं सर, वो इनपुट टैक्स अगर पहले से आपका पेमेंट किया हुआ है तो ये अमाउंट ऑफ आईटीसी आपके पास है, तो यू कैन टेक क्रेडिट फ्रॉम दिस आईटीसी, और अल्टीमेटली आप इसको माइनस करके ही बाकी अमाउंट जो है वो जीएसटी लायबिलिटी के तौर पे पेमेंट करोगे, है ना। तो यही वाला बात यहाँ पर सिंपल तरीके से बोल रहा है सर। सर बोलो। आईटीसी ऐसा है, आईटीसी ऐसा है जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट से कुछ परचेस करते हैं, हमें कॉइन मिलता है, नेक्स्ट टाइम वही कॉइन से हम माइनस कर देते हैं, सिर्फ उतना पेमेंट बचता है। तो आईटीसी जैसा लाइक वैसा हुआ कि हमारे पास उतना कॉइन है, अब इतना पेमेंट करना है, कॉइन में से माइनस करके सिर्फ इतना दे सकते हैं। हाँ एकदम सर, बढ़िया बोले हो, एकदम बढ़िया बोले हो। ठीक है, आईटीसी इज लाइक जैसे वो फ्लिपकार्ट का कॉइन जैसा, बढ़िया है सर। ठीक है, फ्लिपकार्ट का कॉइन बोल सकते हो, या फिर आपके पास कोई पुराना कैशबैक हो तो उसको भी यूज़ कर सकते हो। बट हाँ, कॉइन, फ्लिपकार्ट का जो कॉइन है वो आप आराम से इसमें बोल सकते हो। ठीक है, या फिर कोई कूपन मिला है आपको, ठीक है, वो कूपन को भी आप क्रेडिट की तरह यूज़ करते हो ना। यस सर। फ्लिपकार्ट कॉइन बैलेंस, हाँ एग्जैक्टली, ये देखो, वेरी गुड सर, इट्स अ गुड 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 आइडिया। इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं कि अगर मेरे पास कुछ कॉइन है तो उसका क्रेडिट हम लोग यूज़ करते हैं। पर परचेज पे 100, ऐसे मुझे नहीं पता कि फ्लिपकार्ट किस हिसाब से आपको पेमेंट मतलब कॉइन का अमाउंट देते हैं, क्या पर अमाउंट मतलब 100 कॉइन्स मतलब क्या 100 रुपीज़? हाँ वो अपना एडजस्टमेंट खुद ही बता देता है, वहां पे दिखा देता है कि आपको इतना कॉइन हम ले सकते हैं और इतना पैसा माइनस कर देंगे, वो खुद ही अपना अच्छा कैलकुलेशन करके मतलब, दे देता है। अच्छा कॉइन के हिसाब से वो कैलकुलेशन करके दे देता है कि इतना कॉइन का वैल्यू हाँ हम लोग इतना कर रहे हैं। चलो सर, वो उसका खुद का है, वो बेसिकली एक मार्केटिंग ट्रिक्स है उनका। बट जो भी हो, कस्टमर को अगर 5 टका भी माइनस करने को मिलता है तो कस्टमर को तो बल्ले बल्ले ना। 5 टका भी अगर मेरा सेव होता है तो ये फीलिंग, अच्छा फीलिंग आता है कि यस आई सेव 5 रुपीज़। अरे जैसे गूगल पे वगैरह से पेमेंट करते हैं, कई कई बार तो দাদা 5 टका देते हैं। हाँ बोलो। একবার একটা 700 টাকার জিনিস খালি 1 টাকা দিতে হয়েছিল, কয়েনেই পেয়ে গেছিলাম। 700 का चीज सिर्फ कॉइन में ही परचेस हो गया था। হ্যাঁ, 1 টাকা খালি দিতে হয়েছিল। ओनली 1 रुपीज देना पड़ा था, मतलब 700 तुम सेव कर लिए थे कॉइन के थ्रू से। হ্যাঁ, अच्छा, ये सुपर कॉइन बैलेंस 388 का क्या मतलब है रे? कितना मिलेगा इसके वो बदले? मेंबरशिप लेना पड़ेगा। तभी जाके मेंबरशिप मिलेगा? नहीं नहीं, হ্যাঁ, नॉर्मली कॉइन मिलता है, पर ये सुपर कॉइन आपको मेंबरशिप पे मिलेगा, नॉर्मली कॉइन मिलेगा ऐसे परचेज पे। अच्छा, चलो सर, थोड़ा सा समझ आया। ठीक है तो परचेस के टाइम पे थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। चलो सर, आप लोग एक बढ़िया मुद्दा उठाए। ओके, तो अब बात करते हैं सर, टीडीएस टीसीएस विल बी, अच्छा, इनपुट टैक्स क्रेडिट शुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी टू कैलकुलेट द टोटल जीएसटी पेमेंट टू बी मेड, एंड टीडीएस टीसीएस विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द टोटल जीएसटी। अगर जीएसटी के अंदर कुछ टीडीएस टीसीएस भी है तो वो भी रिड्यूस कर दिया जाएगा टू अराइव एट द नेट पेबल फिगर। मतलब जीएसटी पेमेंट के अंदर अगर कुछ टीडीएस टीसीएस का अमाउंट भी अगर है तो वो भी कलेक्ट करके, बिकॉज वो अलग से जमा होगा ना, तो वो टीडीएस या टीसीएस का अमाउंट जो इनकम टैक्स के साथ एडजस्ट होता है नॉर्मली, उसको भी यहाँ पर देख लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉइंट इज वेरी सिंपल, इंटरेस्ट एंड लेट फीस विल बी एडेड टू अराइव एट, हाँ अगर मानो कि जीएसटी पेमेंट के टाइम पे अगर आपका कुछ इंटरेस्ट अमाउंट है या लेट पेमेंट अमाउंट है तो वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो टीडीएस टीसीएस होगा तो उसको रिड्यूस कर लो, और अगर इंटरेस्ट लेट फीस है तो उसको फाइनल अमाउंट के साथ ऐड कर लो। समझ में आ रहा है सर? ठीक है, अभी अभी आपको मैं काफी सारा एग्जांपल्स बोलूंगा तो समझ में और आ जाएगा। ऑल्सो आईटीसी कैन नॉट बी क्लेम्ड ऑन इंटरेस्ट ऑन एंड लेट फीस। अच्छा, आईटीसी को इंटरेस्ट एंड लेट फी के कारण आप नहीं कर सकते। इंटरेस्ट एंड लेट फीस को आप आईटीसी के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। बोथ इंटरेस्ट एंड लेट फीस आर रिक्वायर्ड टू बी पेड इन कैश। ओके सर, इंटरेस्ट एंड लेट फीस आर रिक्वायर्ड टू पेड इन कैश, मतलब अलग से देना पड़ेगा। The way the calculation is to be done is different for different types of dealers. Regular dealer is liable to pay GST on the outward supplies, मतलब जो रेगुलर डीलर है वो आउटवर्ड सप्लाईज पे देते हैं, एंड कैन ऑल्सो क्लेम आईटीसी। रेगुलर डीलर आईटीसी क्लेम करेगा ऑन परचेज मेड बाय हिम, जितना परचेज के टाइम पे उन्होंने, जैसे कि कॉइन के बारे में आपने फ्लिपकार्ट का बोला, वैसा ही परचेज के टाइम पे कुछ टैक्स आपने पेमेंट करके रखा था, ऐसे आईटीसी का क्लास आप सबने करके रखा, तो आप लोग जानते हो, इसलिए मैं ज्यादा एग्जांपल्स में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, The GST payable by a regular dealer is difference between the outward tax liability and the ITC। जैसे कि मैं बोला ना, 10,000 का पेमेंट है, 8,000 का ITC ऑलरेडी है आपके पास, तो यू जस्ट नीड टू पे 2,000 नाउ।
अगर आप कॉम्पोजिशन डीलर हो, कॉम्पोजिशन डीलर क्या होते हैं ना, उसको वो वन टाइम पेमेंट करते हैं सर, 1% टैक्स वगैरह पेमेंट करते हैं, वन टाइम पेमेंट करते हैं। कॉम्पोजिशन जिसको अकाउंट्स मेंटेन करने का जरूरत नहीं है और वो आईटीसी भी क्लेम नहीं कर सकता। Composition dealer, the GST payment for a composition dealer is comparatively simpler. A dealer who has opted for composition scheme has to pay fixed percentage of GST on total outward supplies made. GST is to be paid based on types of business of a composition dealer. तो बेसिकली कॉम्पोजिशन स्कीम कुछ इस तरह का होता है, एप्लीकेबल जीएसटी रेट। देखो अगर आप मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स हो, देख लो सर कॉम्पोजिशन स्कीम में क्या रेट होता है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो तो 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी, तो टोटल कितना हो जाएगा 1%। अगर आप रेस्टोरेंट हो पर नॉट सर्विंग अल्कोहल, अल्कोहल के साथ सर्विस नहीं देते हो, तो आपका रेस्टोरेंट में हो जाएगा 2.5 एंड 2.5 तो 5% जीएसटी। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, या उनको टैक्स पेमेंट करने का जरूरत, मतलब वो कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता, उसको रेगुलर स्कीम में आना पड़ेगा। तो बेसिकली दो तरह का स्कीम हो गया, एक रेगुलर स्कीम जिनको मंथली बेसिस में पेमेंट करना पड़ता है, आईटीसी क्लेम भी कर सकता है, बट इनके केस में ये एक लमसम अमाउंट में ओवरऑल टर्नओवर के ऊपर एक अपना पेमेंट करते हैं। ठीक है, ओवरऑल इसके ऊपर बेसिकली जो भी सेल होता है उसके बेसिस में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पेमेंट कॉम्पोजिशन वाले करते हैं। तो ये इसका रेट याद रखिएगा कॉम्पोजिशन वाले का। Who should make the payment? The dealers are required to make GST payments. जो डीलर होगा, registered dealer is required to make GST payment if GST liability exists. अगर उनका GST liability है तो उनको देना पड़ेगा। Registered dealer required to pay tax under RCM, अगर वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में है तो भी देना पड़ेगा। E-commerce operators required to collect and pay TCS and dealers required to deducting TDS। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखना पड़ेगा। When should GST payment be made? कब करना है सर? GST पेमेंट इज टू बी मेड व्हेन GST 3 इज फाइल्ड। जब GST 3 फाइल होता है ना, मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पर, ये देखो GST 3 दिख रहा है ना, तो जब GST 3 फाइल होता है उस टाइम पे आपको पेमेंट करना पड़ता है बाई 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, जब GST रिटर्न फाइलिंग थोड़ा सीख लोगे इंस्टीट्यूट से तो और थोड़ा हेल्प हो जाएगा। बहुत लोगों ने करके रखा है इंस्टीट्यूट का, मुझे पता है ऑनलाइन में। ठीक है, इंस्टीट्यूट अभी ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं सारे के सारे इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पर भी आपको सिखाया जाएगा। तो रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे या फिर जब आप ट्रेनिंग का काम करोगे तब आपको ये सब एकदम पानी जैसा फीलिंग होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट यहाँ पर आपको पहले नॉलेज तो ले लो। GST पेमेंट इज टू बी मेड व्हेन द GST 3 इज फाइल्ड, दैट इज 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। मंथली पेमेंट है तो फिर नेक्स्ट मंथ के 20 तारीख के अंदर आपको करना पड़ेगा। सर अब ये जो पेमेंट वगैरह होता है ना, इसके लिए एक लेजर मेंटेन होता है। ये लेजर के बारे में हम लोग आपसे बहुत पहले ही बात की है, याद है सर? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर याद है किसी को? हाँ रोशनी, क्या मेरा साउंड आ रहा है सर सबको? हाँ साउंड आ रहा है। रोशनी, नंदिनी, है दादा। ओके। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो होता है ना, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक लेजर के अंदर ये जीएसटी पोर्टल के अंदर होता है। द लेजर्स आर मेंटेन ऑन इलेक्ट्रॉनिक ऑन जीएसटी पोर्टल। ये लॉगिन करने के बाद पता चलता है और ये लेजर मेंटेन होता है। मैं आप लोगों को एक प्रोफॉर्मा रेडी करके बताऊंगा कि किस तरह से वो सब लेजर मेंटेन होता है और आप वहां से क्या कर सकते हो। बट करेंटली यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये जो 3 तरह का लेजर होता है ना, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लेजर जो जीएसटी पोर्टल में मेंटेन होता है। जीएसटी पोर्टल इन द सेंस दिस वन, दिस इज कॉल्ड जीएसटी पोर्टल। ओके, इस जीएसटी पोर्टल के अंदर ये लेजर मेंटेन हो जाता है। जब भी आप अकाउंट मेंटेन करोगे, लॉगिन करोगे, तो आपके नाम पे लेजर मेंटेन इसके अंदर हो जाएगा। अब इसमें 3 तरह का लेजर काम करता है, एक कैश लेजर, एक क्रेडिट लेजर और एक लायबिलिटी लेजर। सर व्हाट इज कैश लेजर, व्हाट इज क्रेडिट लेजर एंड व्हाट इज लायबिलिटी लेजर? इसका चर्चा तो डिटेल्स में होगा, ऐसे फिर भी मैं एक बार अभी बता दे रहा हूँ। द लेजर विल रिफ्लेक्ट, मतलब कैश लेजर विल रिफ्लेक्ट all deposits made in cash ledger. This ledger will reflect all deposit made in cash and TDS or TCS made on account of the taxpayers. This ledger can be used for making any payment on account of GST related कुछ भी पेमेंट करना हो तो आपको कैश लेजर यूज करना है। सर ये क्रेडिट लेजर है। आईटीसी अगर आपका है तो वो क्रेडिट लेजर में शो करेगा। आईटीसी एज सेल्फ असेस्ड इन मंथली रिटर्न्स विल बी रिफ्लेक्टेड हियर। आपका मंथली रिटर्न में अगर कुछ आईटीसी अवेलेबल है आपका,
तो वो आपको क्रेडिट लेजर में दिखेगा। द क्रेडिट इन दिस लेजर कैन बी यूज टू मेक पेमेंट ऑफ टैक्स ओनली, मतलब सिर्फ टैक्स पेमेंट में ही आप क्रेडिट को यूज कर सकते हो। अमाउंट सच एज इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस एटसेट्रा, ये सब में आप यूज नहीं कर सकते। मतलब आईटीसी का जो क्रेडिट है आपके पास, उसका आप सिर्फ टैक्स पेमेंट में ही काम पे लगा सकते हो, नॉट फॉर एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड फीस। And last one is liability ledger. The total tax liability of a taxpayer after netting for the particular month will be shown here. मतलब हर मंथ के बाद जो लाइबिलिटी आपका जनरेट होता है वो आपको यहाँ पर लाइबिलिटी लेजर में दिखेगा। दिस लेजर विल बी ऑटोमेटिकली डिस्प्लेस ऑन जीएसटी टैक्स पेयर्स डैशबोर्ड। ये जीएसटी टैक्स पेयर्स के डैशबोर्ड में ऑटोमेटिकली शो करता है जब भी वो अपने डैशबोर्ड में एंटर करता है, क्योंकि उसी में पता चलता है ना कि उसको कितना जीएसटी पेमेंट करना है। बोलो सर, बात कुछ समझ में आ रहा है? कैश लेजर, क्रेडिट लेजर एंड लायबिलिटी लेजर क्या काम करता है? सर एक बार लायबिलिटी लेजर फिर बताना, ये दोनों तो समझ में आ गया पूरा। एक बार लायबिलिटी लेजर कुछ नहीं है, तुम जैसे ही तुम्हारा डैशबोर्ड क्रिएट हो जाता है ना, फिर तुम्हारा कुछ पेमेंट अगर बाकी है तो वो शो करेगा टोटल टैक्स लायबिलिटी, कितना तुम्हें पे करना है आफ्टर नेटिंग फॉर द पर्टिकुलर मंथ विल बी शोन हियर। मतलब जैसे ही मानो इस मंथ का खत्म हो गया, आईटीसी वगैरह भी एडजस्टमेंट कर लिए, फिर नेक्स्ट मंथ का तुम्हारा जो भी परचेस सेल होगा, तुम जैसे आप अपडेट करोगे जीएसटीआर 1 में, ठीक है, ऑटोमेटिकली फिर आपका दिखाई देगा कि इस मंथ के लिए आपका इतना लायबिलिटी होता है। बस रिमाइंडर की तरह कि आपको इतना पैसा पे करना है, रिमाइंडर। एग्जैक्टली, जैसे आप लोग अगर फोन पे, गूगल पे ये सब यूज करते हो, अगर मानो कि आप उसके थ्रू से इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट करते हो, मोबाइल रिचार्ज करते हो, तो आपको याद नहीं दिलाता है हाँ कि सर, आपका इलेक्ट्रिसिटी ड्यू है बोल के। तो एग्जैक्टली कुछ उसी तरह का आपको ड्यू का जो एरिया है वो दिखाएगा, बट हाँ लेजर की तरह, अकाउंट्स की तरह दिखेगा कि भाई इतना है, उतना है, इतना पेमेंट करना है, एक काइंड ऑफ दैट। ठीक है। हाउ टू मेक जीएसटी पेमेंट। अब इसके लिए मैं एक पूरा डिटेल्स बना के रखा कि कैसे पूरा का पूरा करना गया है। उसके लिए भी मैंने एक फॉर्म बना रहा हूँ, मैं आप लोगों को क्लास के बाद दे दूंगा इसको। ये देखो सर, किस तरह से चालान क्रिएट करना है, कैसे कैसे फॉर्म, ये एकदम पोर्टल के जो भी डिटेल्स है ना, पूरा का पूरा ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, कि किस तरह से टैक्स लायबिलिटी दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, यस सर। सीजीएसटी, आईजीएसटी, सेस, हाँ, स्टेट का नाम आसाम सेस जीएसटी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा किस तरह से पेमेंट जनरेट होगा, किस तरह से चालान क्रिएट होगा, ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ पर लगा के रखा। ऐसे ये बड़ा ही सिंपल है, ये चालान क्रिएट हो जाता है, उसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ता है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह का पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो वही सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आज। टाइम क्रॉस हो जाए तो किस तरह से पेमेंट करोगे, उसका भी एक अलग पूरा प्रोसेस है। तो ऐसे प्रोसेस देखने में ऐसा लगता है कि बाप रे बाप बड़ा लंबा प्रोसेस है, बट जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना 2-3 बार, मतलब जब रिटर्न फाइलिंग का काम वगैरह कर लोगे, तो फिर ये एकदम बच्चा जैसा काम लगेगा और कुछ नहीं लगेगा इसमें। ओके, तो हाउ टू मेक जीएसटी पेमेंट्स। पेमेंट जीएसटी का कैसे करना है सर? पेमेंट थ्रू क्रेडिट लेजर भी कर सकते हो। मतलब अगर आपका क्रेडिट लेजर में बैलेंस है, अगर आपके क्रेडिट लेजर में बैलेंस है तो फिर आप उसके थ्रू से भी कर सकते हो। आईटीसी या सेल्फ असेस्ड इन मंथली रिटर्न्स, अगर आपका आईटीसी में बैलेंस पड़ा हुआ है, द क्रेडिट ऑफ आईटीसी कैन बी टेकन बाय डीलर्स फॉर जीएसटी पेमेंट्स एंड द क्रेडिट कैन बी टेकन ओनली फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड लेट फीस कैन नॉट बी पेड बाय यूटिलाइजिंग आईटीसी। सिर्फ टैक्स के लिए क्रेडिट को यूज कीजिएगा, पेनल्टी, टैक्स, इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड लेट फीस के लिए आप आईटीसी का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। पेमेंट थ्रू कैश लेजर, पेमेंट थ्रू कैश लेजर, जीएसटी पेमेंट कैन बी मेड ऑनलाइन और ऑफलाइन। द चालान हैज टू बी जनरेटेड ऑन जीएसटी पोर्टल। आपको चालान क्रिएट करना है जीएसटी पोर्टल में जाके। ये देखो सर, अभी दिखा रहा था ना मैं, पेमेंट क्रिएट चालान दिखाई दिया? हाँ सर, यस सर। ठीक है, तो आपको चालान क्रिएट करना है और वो चालान क्रिएट करने का प्रोसेस ही मैं आपको दिखा रहा था कि किस तरह से चालान क्रिएट करना होता है। The challan has to be generated on GST portal for both online and offline GST पेमेंट। चाहे आप ऑफलाइन पेमेंट करो या ऑनलाइन पेमेंट करो, आपको चालान क्रिएट करना होगा। पर टैक्स लाइबिलिटी इज मोर देन 10,000, अगर आपका लाइबिलिटी 10,000 से ज्यादा है, इट इज मैंडेटरी टू पे टैक्सेस ऑनलाइन। अदरवाइज आप बैंक में जाके भी जमा कर सकते हो, बट अगर आपका मतलब पेमेंट जो है वो ऑफलाइन, मतलब 10,000 से ज्यादा है, तो फिर आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करना होगा। याद रखना सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। व्हाट इज द पेनल्टी फॉर नॉन पेमेंट और डिलेड पेमेंट? अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं करते हो
या देरी करके पेमेंट करते हो, क्या इंटरेस्ट चार्ज या पेनल्टी चार्ज होता है सर? इफ जीएसटी इज शॉर्ट पेड या अनपेड or paid late, interest at a rate of 18% is required to be paid by the dealer. Also a penalty to be paid. The penalty is higher of rupees 10,000 or 10% of the tax short paid or unpaid. Penalty क्या होगा? Higher of rupees 10,000 और 10% of the tax short. मतलब जितना tax short हो रहा है उसका 10% या 10,000 दोनों में से जो ज्यादा होगा, ठीक है, पेड और अनपेड। जो टैक्स अनपेड है उसका 10% या फिर 10,000, जो ज्यादा होगा वो आपका पेनल्टी लग जाएगा। समझ में आ गया सर? कि अगर डिले करके पेमेंट करोगे या फिर शॉर्ट पेमेंट करोगे या फिर नॉन पेमेंट करोगे तो आपको जीएसटी में 18% का इंटरेस्ट लग जाता है। और पेनल्टी अगर लगेगा तो पेनल्टी लगने से आपका शॉर्ट पेमेंट या अनपेड है तो उस पर पेनल्टी लगता है, और पेनल्टी जो है वो 10% ऑफ दी अनपेड टैक्स और 10,000 उनमें से जो ज्यादा अमाउंट होगा वो आपका पेनल्टी लग जाएगा। बोलो सर, जीएसटी पेमेंट के बारे में ये सब बातें समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आया समझ में? रोशनी, तौथा, नंदिनी, ज्योति, बोलो सर। ओके, यस सर। नाउ रिफंड क्या है, जो मैं आपको बात कर रहा था, स्टार्टिंग में बोल रहा था थोड़ा बहुत रिफंड के बारे में। यूजुअली व्हेन जीएसटी पेड इज मोर देन जीएसटी लायबिलिटी, यूजुअली व्हेन जीएसटी पेड इज मोर देन जीएसटी लायबिलिटी, आपका जितना लायबिलिटी होना चाहिए था आपने उससे ज्यादा पेमेंट कर दिया। तो सर अगर आपने जितना आपका लायबिलिटी होना चाहिए था अगर आपने उससे ज़्यादा पेमेंट कर दिया तो फिर सिचुएशन ऑफ क्लेमिंग जीएसटी रिफंड अराइज, तो आपको रिफंड मिल जाएगा, गवर्नमेंट करेगा रिफंड। अंडर जीएसटी द प्रोसेस ऑफ क्लेमिंग अ रिफंड इज स्टैंडर्डाइज टू अवॉइड कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए थोड़ा स्टैंडर्डाइज किया गया। द प्रोसेस इज ऑनलाइन एंड टाइम लिमिट हैज ऑल्सो बीन सेट फॉर द सेम, ऑनलाइन प्रोसेस ही होता है, कोई ऑफलाइन प्रोसेस नहीं है इसका, और इसका एक टाइम लिमिट भी है। सर व्हेन कैन बी रिफंड बी क्लेम्ड, व्हेन कैन द रिफंड बी क्लेम्ड? There are many cases where refund can be claimed. Here are some of them. Excess payment of tax is made due to mistake or omissions. ये one of the reasons है. The dealer exports including deemed exports, मतलब मान लेते हैं ना एक्सपोर्ट किया गया, जैसे अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन को देते हो तो वो डीम्ड एक्सपोर्ट्स में आ जाते हैं। डीलर एक्सपोर्ट्स और डीम्ड एक्सपोर्ट्स गुड्स और सर्विस अंडर क्लेम और रिबेट ऑफ रिफंड, मतलब वो ऐसा ही है कि अगर आप ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे तो आपको रिफंड या रिबेट मिलेगा, रिफंड या रिबेट मिलेगा, मतलब उस गुड्स को एक्सपोर्ट करना ही एक रिबेट या रिफंड का कॉन्सेप्ट है। तो पहले आप पेमेंट कर देते हो, फिर बाद में गवर्नमेंट आप ही को रिफंड कर देते हैं, यार आपको रिबेट मिल जाता है, मतलब छूट देते हैं। रिबेट देना मतलब छूट दे देते हैं। आईटीसी एक्यूमुलेशन ड्यू टू आउटपुट बीइंग टैक्स एग्जेम्प्ट और नील रेटेड, मतलब आपका आईटीसी एक्यूमुलेटेड हुआ है ड्यू टू आउटपुट बीइंग टैक्स एग्जेम्प्ट और नील रेटेड, मतलब या तो आपने जिस गुड्स का मतलब सेल किया वो या तो एग्जेम्प्टेड है या तो नील रेटेड है और आपने उसका टैक्स पेमेंट कर दिया, तो इसके लिए क्या हो गया, आपका जीएसटी ज्यादा पेमेंट हो गया। इस केस में आप रिफंड मांग सकते हो। रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन परचेज मेड बाय एम्बेसीज, अगर एम्बेसीज ने कुछ परचेज वगैरह किया है या यूनाइटेड नेशंस बॉडीज ने कुछ परचेज वगैरह किया है, उस केस में भी रिफंड क्रिएट हो सकता है। टैक्स रिफंड फॉर इंटरनेशनल टूरिस्ट, ये भी हो सकता है। एंड फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, अगर कुछ प्रोविजनल असेसमेंट करके कुछ फाइनलाइज करके रिफंड होता है तो वो भी हो सकता है। ठीक है, तो पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, अगर रिफंड मिलेगा आपको तो वो रिफंड का प्रोसेस कैसे है या फिर रिफंड को कैलकुलेट कैसे करोगे? सिंपल, let's take a simple case of excess tax payment made. Mr. B's GST liability for the month of September is 50,000, ऐसे ये सिंपल एग्जांपल है, मैं आपको धीरे धीरे और कॉम्प्लेक्स बात करूंगा। बट ड्यू टू मिस्टेक मिस्टर बी सेंड ए जीएसटी पेमेंट ऑफ 5 लाख, उसने 5 लाख का पेमेंट कर दिया जहां पर उसको पेमेंट करना चाहिए था 50,000 का। नाउ मिस्टर बी हैज मेड एन एक्सेस ऑफ जीएसटी पेमेंट 4.5 लाख which can be claimed as refund by him. The time limit of claiming of refund is 2 years from the date of payment. जब से पेमेंट करोगे उसके बाद से 2 साल के अंदर आपको रिफंड क्लेम करना पड़ेगा। सर व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग द रिफंड? देख लो सर टाइम लिमिट क्या है। द टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग ऑफ रिफंड इज 2 years फ्रॉम द रिलेवेंट डेट। द रिलेवेंट डेट इज डिफरेंट इन एवरी केस। हियर आर द रिलेवेंट डेट्स क्या होता है, देखो, एक्सेस पेमेंट ऑफ जीएसटी, रीजंस फॉर क्लेमिंग जीएसटी रिफंड एंड रिलेवेंट डेट। एक्सेस पेमेंट ऑफ जीएसटी, डेट ऑफ पेमेंट हो सकता है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जिस दिन डिस्पैच हो रहा है वो पर्टिकुलर गुड्स, या जिस दिन लोड हो रहा है या फिर पासिंग दी फ्रंटियर हो रहा है वो दिन हो सकता है। आईटीसी एक्यूमुलेटेड आउटपुट ऑफ टैक्स और नील रेटेड टैक्स, मतलब ऐसा कोई गुड्स है जो नील रेटेड या एग्जेम्प्टेड है, तो जिस दिन लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू व्हिच द क्रेडिट बिलोंग्स। एंड फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, डेट ऑन व्हिच टैक्स इज एडजस्टेड।
ऑल्सो इफ रिफंड इज पेड विद डिले, अगर डिले करके रिफंड पे किया जा रहा है, एन इंटरेस्ट ऑफ 25.4% पर एनम इज पेबल बाय द गवर्नमेंट। अगर रिफंड टाइम पे पेमेंट नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट को पेमेंट करने में डिले हो रहा है, तो पर एनम 24% बेसिस में गवर्नमेंट को रिफंड देना पड़ेगा। रिफंड को पाने के लिए आपको रिफंड 01 फॉर्म विद इन 2 years फ्रॉम द रेलिवेंट डेट से आपको फिलअप करना पड़ेगा, एंड द फॉर्म शुड ऑल्सो बी सर्टिफाइड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, ऐसे रिसेंटली बहुत सारी चीज़ों से चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो रिलैक्सेशन है, मतलब सीए का जो जरूरी था उस चीज़ों में कुछ रिलैक्सेशन दिया है गवर्नमेंट ने। रिसेंटली एक जीएसटी रिलेटेड न्यूज़ आया है, आप लोगों ने शायद देखा है। ठीक है, वो बारे में अभी मैं बात नहीं करूंगा बिकॉज वो रिसेंट अपडेट है फाइनेंशियल वर्ल्ड का, तो दिस इज नॉट माई करेंट डिस्कशन। ऐसे आप लोग अगर जीएसटी रिलेटेड मैटर में अपडेट रहते हो तो आपको जरूर खबर मिलेगा। ऐसे यहाँ पर मैंने एक पूरा का पूरा प्रोसेस आपको देके रखा कि जीएसटी पेमेंट ऑनलाइन एंड हाउ टू पे जीएसटी ऑनलाइन, तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, आप लोग प्लीज एक बार गो थ्रू करना, पूरा फॉर्म वाइज दिया हुआ है जीएसटी पोर्टल में जाके, इस पर्टिकुलर जीएसटी पोर्टल में जाके किस तरह से जीएसटी पेमेंट होता है, हाउ टू पेमेंट जीएसटी ऑनलाइन, इसका पूरा का पूरा प्रोसेस बता हुआ है। ठीक है, तो किस तरह से चालान क्रिएट करना होता है, ट्रैक पेमेंट स्टेटस कैसे ट्रैक किया जा सकता है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको ग्रीवांस कैसे किया जा सकता है, पूरा का पूरा चीजें यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, पेमेंट 07 फॉर्म के बारे में बता के रखा है, तो वो आप लोग एक बार गो थ्रू करोगे तो ऐसे ही समझ जाओगे सर। ठीक है, ये देखो सर, मैंने यहाँ पर रेगुलर टैक्स पेयर्स, क्वार्टरली टैक्स पेयर्स फाइलिंग, नील जीएसटी, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन, सबका क्या फॉर्म लगता है और वो किस तरह से करता है उसका पूरा, और कौन सा पेमेंट मोड लेना चाहिए उसका पूरा, एकदम पूरा का पूरा प्रोसेस जो है एकदम जीएसटी पोर्टल के हिसाब से ही यहाँ पर दिया हुआ है। आप लोग एक बार आंख जरूर लगाना सर इसको घर में। ठीक है, मैं आपसे शेयर करूंगा क्लास के बाद, तो यू मस्ट गो थ्रू वंस। ओके, बोलो सर, समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। रोशनी, ज्योति, ये नंदिनी समझ आ रहा है रे? हाँ सर। ओके सर, तो ये जो अभी मैं बात कर रहा था आप लोगों से, ये जीएसटी का कुछ बेसिक बातें था, जीएसटी पेमेंट का। ठीक है, अब यही बेसिक बातें को मैं थोड़ा और डेप्थ में बात करूंगा, थोड़ा और गहराई से बात करूंगा, लेकिन अब गहराई में बात करेंगे और एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा आसान फीलिंग आएगा। ठीक है, ऐसे देखो, ईच एंड एवरी जीएसटी चैप्टर में आपको रेलिवेंट डेफिनेशंस तो दिखाई देता ही है, और मैंने आपको देखो सर अभी मैं जो 3 पॉइंट में बात किया ना, पेमेंट जब भी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर्स, ये तीनों बहुत वाइटल माना जाता है। इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट में मैं बात कर दिया, ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, चलो किस तरह से हो सकता है वो भी मैंने बात किया, बट इसको थोड़ा डिटेल्स में बात करते हैं। अब डिटेल्स बात मतलब क्या? डिटेल्स बात मतलब थोड़ा सेक्शंस वगैरह लेके कि कहाँ क्या बोला हुआ है। इन द जीएसटी रीजन for any intrastate supply taxes had to be paid are the central GST going into the account of the central government, and the state government SGST going into the account of the concerned state government. For any interstate supply, tax is to be paid on integrated GST having component of both GST and SGST. In addition, certain categories of registered person will be required to pay to the government account tax. अच्छा, उनको TDS भी देना पड़ता है एंड TCS भी कलेक्ट करके जमा करना पड़ता है, मैंने डिस्कस कर चुका आप लोगों से। इन एडिशन वेरेवर एप्लीकेबल इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, ये भी मैंने आपसे बात कर चुका है ना अभी अभी। इंट्रोडक्शन ऑफ ई लेजर इज ए यूनिक फीचर्स अंडर जीएसटी रिजिम, ये पहले नहीं हुआ करता था वैट के टाइम पे, ये जो ई लेजर्स आया ना ये जीएसटी रिजिम में ही आया है। इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स, ई लेजर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, वन सेट इज प्रिपेयर्ड एंड अपडेटेड फॉर बाय द टैक्स पेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर्स, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर्स, and second is the prepared and updated on the basis of return furnished by the registered persons. Registered person जैसे जैसे रिटर्न फर्निश करता जाएगा टैक्स अथॉरिटी उसको बनाएगा और उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। Once a taxpayer is registered on common portal means this is called common portal, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना this is called GST common portal। ठीक है, इस GST common portal में जाके जैसे ही आप अपने आप को रजिस्टर्ड करते हो, ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन, जैसे आप रजिस्टर करते हो उसके बाद आपके सामने ये सब सिचुएशंस क्रिएट हो जाता है जीएसटीएन नंबर से, जीएसटीएन कॉमन पोर्टल, जीएसटीएन नंबर से 2 ई लेजर्स, कैश एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर क्रिएट होता है, एंड इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर विल बी ऑटोमेटिकली ओपनड जैसे ही रजिस्टर करते हैं एंड डिस्प्लेड ऑन हिज डैशबोर्ड एट ऑल टाइम्स, सारा जिंदगी के लिए वो ओपन हो जाता है।
Chapter 10 of the CGST Act 2017 prescribe the provision relating to payment of tax containing section 49 to 53A. Bird's eye view of coverage under this section is as under. चलो सर देखो, बर्ड्स आई व्यू मतलब क्या क्या मेन सेक्शंस है इसके अंदर, वो आपको मैं फटाफट एक बार बता देता हूँ. सेक्शन 49 discusses the three ledgers, namely electronic cash ledgers, electronic credit ledger and electronic liability register. Section 50 discuss about interest on delayed payment of tax, जो मैंने अभी आपको बताया. Section 51 lays down circumstances in which tax deduction मतलब TDS becomes mandatory, and section 52 जहाँ TCS becomes mandatory especially for electronic e-commerce operator. Further, the manner of transfer of ITC is laid down in section 53. किस तरह से ITC transfer होगा from electronic credit ledger से, okay, and transfer of certain amounts is discussed in section 53A. Chapter 9 of CGST rule 2017 deals with provision relating to payment of tax. तो ये जो भी मैंने अभी आपको समरी करके सारा का सारा स्टोरी को बताया, वो सारा का सारा स्टोरी ये सब सेक्शंस के अंदर बोला हुआ है. सेक्शन 49, 50, 53, 53A इसके अंदर बोला हुआ है और उसके साथ जुड़ा हुआ कुछ रेलिवेंट रूल्स. बोलो सर, बात समझ में आया? ऐसे ये रेलिवेंट सेक्शंस के बारे में मैं क्या बात करूं सर, ये मैं आपको हर चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको देखने को मिलेगा और ये आप प्लीज एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा एंड यू नो दिस ऑल थिंग्स. चलो सर, अभी ये जो प्रोविजंस है इसको थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 6 सबसेक्शन 10 एंड 11 इसको रीड विद रूल 87 ऑफ सीजीएसटी रूल के साथ पढ़ने के लिए बोला जा रहा है. इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कंटेन्स ए समरी ऑफ ऑल द डिपॉजिट्स एंड पेमेंट्स मेड बाय ए टैक्स पेयर्स. जो भी पेमेंट्स या डिपॉजिट्स वो करेगा वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में मेंटेन होगा जीएसटी पोर्टल में. पोर्टल क्या है आप जानते हो, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन क्रिएट होगा पोर्टल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा. Any deposit made towards payment of tax, interest, penalty, late fee or any other amount will be credited to the electronic cash ledger, and any debit to the electronic cash ledger represent payment therefrom towards tax, interest, penalty, late fee or any other amount. सर ये तो समझ गए ना सर, ये सब सेक्शन वाइज बात, ये सब मैंने अभी आपको बोल के आया. यहाँ पर मैं सिर्फ सेक्शन को ऐड किया जब डिटेल्स बात कर रहा हूँ, बट सारा का सारा पॉइंट मैंने अभी आपसे बात करके आया. और ये जो डिपॉजिट आप कर सकते हो कैश लेजर में, किसके थ्रू से कर सकते हो सर? इंटरनेट बैंकिंग थ्रू ऑथराइज्ड बैंक, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड थ्रू ऑथराइज्ड बैंक, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और आरटीजीएस, ओवर द काउंटर पेमेंट थ्रू ऑथराइज्ड बैंक, बैंक में जाके काउंटर के थ्रू से. फॉर डिपॉजिट अप टू 10,000 रुपीज पर चलान पर टैक्स पीरियड बाय कैश, चेक और डिमांड ड्राफ्ट. अप टू 10,000 तक कैश में, चेक में और डिमांड ड्राफ्ट में. उसके ज्यादा होगा तो आपको फंड ट्रांसफर, तो फंड ट्रांसफर बैंक में जाके भी हो सकता है, लाइक नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या फिर आरटीजीएस. ये सब आप घर में बैठ के भी कर सकते हो और बैंक के थ्रू से भी कर सकते हो. मोड ऑफ डिपॉजिट ये देखो सर, ऑनलाइन पेमेंट, ऑफलाइन पेमेंट. ऑनलाइन पेमेंट में इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कोई लिमिट नहीं है, जितना अमाउंट भरना है उतना अमाउंट भर सकते हो. और ऑफलाइन पेमेंट में एनईएफटी, आरटीजीएस, कोई लिमिट नहीं है. ओवर द काउंटर करोगे मतलब बैंक में जाके कैश पेमेंट करोगे, चेक पेमेंट करोगे, डिमांड ड्राफ्ट काट के दोगे. कितना मैक्सिमम लिमिट है सर? 10,000. अरे सर समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, यस सर. एनी अदर मोड एज में भी प्रेस्क्राइब्ड. अगर कोई दूसरा मोड बताते हैं गवर्नमेंट तो वो मोड भी आपको फॉलो करना पड़ सकता है. और ये एनईएफटी, आरटीजीएस क्या है ये सब आप लोग जानते हो, ठीक है. ऐसे देखो सर, मैं बार बार आप लोगों को यही साइट में जाके पढ़ाता रहता हूँ. यहाँ पर देखो साइट का लिंक भी देके रखा है, ठीक है. अगर आप और ज्यादा जानना चाहते हो, ठीक है, ऐसे जितना जानोगे कम पड़ जाएगा सर, जितना जानोगे कम पड़ जाएगा. जितना जानना चाहते हो जाओ वेस्ट बंगाल सॉरी इंडियन गवर्नमेंट का gst.government.in पे जाओ. हर पॉइंट पे यहाँ पर कुछ ना कुछ डिटेल्स आपको मिलता जाएगा. हाउ कैन आई ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन, अगर मैं कॉम्पोजिशन लेना चाहता हूँ तो मैं कैसे कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता हूँ. आपको किसी का हेल्प का जरूरत नहीं है, किताब तो है ही आपके पास. एंड यहाँ पर भी आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मिलता है. मैं भी आप लोगों को नोट्स में देता रहता हूँ ना, तो मैं यहीं से दे देता हूँ ना, और कहाँ से दूंगा. जो इंस्टीट्यूट किताब बनाते हैं वो कहाँ से बनाते हैं? यहीं से बनाते हैं. चाहे वो सीए इंस्टीट्यूट हो, चाहे सीएस वाले हो, चाहे सीएमए हो, यहीं से तो बनाएगा. गवर्नमेंट का डेटा है, पुट करते हैं और किताब बन जाते हैं. लॉ के लिए और क्या करना है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर. सिंपल सी बात है. तो सोर्स मैं बता इसलिए दिया ताकि आप और ज्यादा पढ़ाई करो, और क्या है. जितना जानोगे, जितना डिटेल्स पता करोगे उतना आपके लिए अच्छा.
आपका नॉलेज आपका रहेगा और आप जितना डिस्ट्रीब्यूट करोगे आपका नॉलेज उतना बढ़ेगा, ना तो किसी को देना, मतलब कोई लेके एक नॉलेज ऐसा चीज है जो कोई छीन नहीं सकता, है ना सर? क्या नॉलेज छीना जा सकता है? मेरे को तो नहीं लगता। नहीं। आपका संपत्ति ले लिया जा सकता है, आपका जमीन जबरदस्ती हड़पा जा सकता है, कोई आपसे चीट कर सकता है, बट चीट करके आपका नॉलेज नहीं ले सकता कोई। ये चीज आप कभी भी किसी को दे नहीं सकते। मतलब यस, शेयर योर नॉलेज, जितना शेयर करोगे बढ़ेगा, बट ये आपका पर्सनल इतना इतना भयंकर प्रॉपर्टी है और उसी का दाम मिलता है। ठीक है सर, ये सब तो आप समझ जाते हो। अच्छा देखो, इट मे बी नोटेड दैट restriction for deposit up to 10,000 rupees per challan in case of over the counter payment will not apply to deposit to be made by। अच्छा, ये जो 10,000 का बात मैंने बोला ना, ये 10,000 नॉर्मली आप ओवर द काउंटर मतलब बैंक अकाउंट में जाके काउंटर के थ्रू से 10,000 तक ही मैक्सिमम कर सकते हो, बट कुछ लोगों के लिए ये अप्लाई नहीं होता। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और एनी अदर डिपॉजिट टू बी मेड बाय पर्सन और एज मे बी नोटिफाइड बाय कमिश्नर इन दिस बिहाफ। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एनी अदर डिपॉजिट या फिर कमिश्नर ने अगर कुछ बोल दिया तो फिर वो 10,000 से ज्यादा कर सकता है। प्रॉपर ऑफिसर और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड टू रिकवर आउटस्टैंडिंग ड्यूज फ्रॉम एनी पर्सन। अगर किसी से आउटस्टैंडिंग ड्यू रिकवर करना है, वेदर रजिस्टर्ड या फिर ना, मतलब रजिस्टर्ड ही हो सकता है ना भी हो सकता है, इंक्लूडिंग रिकवरी मेड थ्रू अटैचमेंट और सेल ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज। मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करके उनका जो जीएसटी लायबिलिटी और रिकवर किया जा रहा है, इन दैट केस ये 10,000 का अमाउंट ज्यादा भी हो सकता है। बेसिकली देखो सर, गवर्नमेंट का लायबिलिटी है, अगर कोई पेमेंट नहीं करता है तो उनसे लिया जाएगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट के साथ एक तरह का चीट कर रहा है। तो इन दैट केस ये सब लिमिट वगैरह हटा देते हैं गवर्नमेंट। प्रॉपर ऑफिसर और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड फॉर द अमाउंट कलेक्टेड बाय वे ऑफ कैश, चेक और डिमांड ऑफ ड्यूरिंग एनी इन्वेस्टिगेशन और एनफोर्समेंट एक्टिविटी और एनी अदर एडहॉक डिपॉजिट। एडहॉक मतलब इमरजेंसी डिपॉजिट के टाइम पे हो सकता है। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ ओवर द काउंटर प्रेस्क्राइब लिमिट किसके लिए नहीं है? किसके लिए ये लिमिट 10,000 का लिमिट एप्लीकेबल नहीं है? प्रॉपर ऑफिसर और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। याद रहेगा सर? बोलो सर, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? एकदम सर। सर पेमेंट बाय चलान, चलान के थ्रू से ही तो पेमेंट करना होगा, चलान के थ्रू से ही तो पेमेंट करना होगा, चाहे आप ऑनलाइन पेमेंट करो या ऑफलाइन, आपको चलान तो क्रिएट करना है ना सर। क्रिएट चलान, हाँ सर। अरे बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर। अब ये चलान रिलेटेड कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करने जा रहा हूँ, बहुत फेमस पॉइंट है। एक पॉइंट आता है सी पिन। सी पिन स्टैंड फॉर कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। कॉमन पोर्टल मतलब जीएसटी का जो पोर्टल है ना, उसको कॉमन पोर्टल बोलते हैं। कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, इट इज क्रिएटेड फॉर एवरी चलान सक्सेसफुली जनरेटेड बाय द टैक्स पेयर्स। जब जब आप चलान सक्सेसफुली जनरेट करोगे टैक्स पेयर्स, इट इज ए 14 डिजिट यूनिक नंबर टू आइडेंटिफाई द चलान। सीपिन रिमेन्स वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 15 डेज। एक बार चलान सीपिन रेडी करोगे तो वो कितना दिन तक वैलिड रहेगा? बोलो 15 दिन तक। समझ में आ रहा है सर? चलान एक बार क्रिएट करोगे, चलान क्रिएट करने के बाद वो सीपिन 15 दिन तक वैलिड रहता है। ठीक है, क्रिएट चलान, अपना जीएसटीएन नंबर देके प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, मैंडेटरी है, इसी के बाद धीरे धीरे आपको सारा का सारा प्रोसेस बताया जाएगा। आई होप सर कि आप प्रैक्टिकली फील कर सकते हो कि खेल क्या है। सर सीन, सीन मीन्स चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर इज जनरेटेड बाय द बैंक। ये कौन जनरेट करता है सर? बैंक जनरेट करता है। चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेटेड बाय द बैंक वंस पेमेंट इन ल्यू ऑफ जनरेटेड चलान इज सक्सेसफुल। ये एक 17 डिजिट नंबर होता है। दिस इज ए 14 डिजिट सीपिन। ये जो सीपिन है वो भी रहेगा, दिस सीपिन इज देयर, एंड उसके साथ और 3 डिजिट बैंक कोड रहेगा। किस बैंक के थ्रू से हुआ है उसका पता चल जाएगा। बड़ा ही साइंटिफिक वे में बनाया गया सर। सीन चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर, चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर 70 डिजिट का नंबर होता है, उसमें 14 डिजिट सी पिन होता है और 3 डिजिट बैंक का कोड होता है। बोलो सर, याद रहेगा? यस सर। 3 is generated by authorized bank, Reserve Bank of India, when payment is actually received by such authorized bank or RBI and credited in the relevant government account held with them. It is an indication that the payment has been realized and credited to the appropriate government account. ये सीन नंबर इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है। जब पेमेंट एक्टिवेट हो जाता है, जब पेमेंट गवर्नमेंट के घर में जमा हो जाता है, तो ये चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर आ जाता है। सीन इज कम्युनिकेटेड बाय द ऑथराइज्ड बैंक टू टैक्स पेयर्स एज वेल एज टू जीएसटीएन। मतलब
Goods and Service Tax Network. BRN. Sir, what is BRN? It's a bank reference number. It's the transaction number given by the bank for a payment against a चालान. चालान के अगेंस्ट में पेमेंट करने के लिए जब आप चालान क्रिएट कर लोगे ना, उसके बाद आपको पेमेंट करना है. देन पेमेंट करने के लिए यू नीड अ BRN नंबर, दैट इज बैंक रेफरेंस नंबर. इस पुट नंबर को पुट करके आप पेमेंट करोगे. EFPB stands for Electronic Focal Point Branch. Electronic Focal Point Branch. These are branches of authorized bank. किस ब्रांच में जाके जमा करना है? Which are authorized to collect payment. मतलब जिसके पास पेमेंट कलेक्ट करने का ऑथोरिटी है जीएसटी का. हर ब्रांच में नहीं होता है. Each authorized bank will nominate only one branch as it EFPB. मतलब इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच, जिसके थ्रू से मतलब पैन इंडिया ट्रांजैक्शन होता है, बट जिसके थ्रू से सारा का सारा जीएसटी कलेक्शन गवर्नमेंट करता है. The EFPB, that is Electronic Focal Point Branch, have to open accounts under each major head for all governments. Any amount received by such EFPB towards GST will be credited to the appropriate account held by such EFPB, मतलब Electronic Focal Point Branch. For NEFT, RTGS transactions, RBI will act as EFPB. RBI ही इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच के हिसाब से पूरा का पूरा मैटर को देखभाल करते हैं. समझ में आ रहा है सर? बोलो सर. अरे गवर्नमेंट का रोजगार का इतना बड़ा एरिया है, इसलिए इतना सारा सिक्योरिटीज के थ्रू से, इतना सारा बैंकिंग प्रोसेस के थ्रू से काम करते हैं. अरे बोलो बोलो सर, समझ आ रहा है? यस सर. सर आर मैनुअल चालान एप्लीकेबल इज अलाउड अर्लियर अंडर वैट रिजीम. जैसे वैट के टाइम पे मैनुअल चालान होता था, मैनुअल और फिजिकल चालान आर नॉट अलाउड अंडर जीएसटी. किसी भी तरह का मैनुअल चालान होगा नहीं, फ्रॉड हो जाता है, चीटिंग हो जाता है. इट इज मैंडेटरी टू जनरेट चालान ऑनलाइन ऑन द जीएसटी पोर्टल, जो आपको मैं बार बार शो कर रहा हूँ. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चालान आर प्रिस्क्राइब फॉर वेरियस टैक्सेस एंड पेमेंट्स टू बी मेड अंडर जीएसटी रिजीम? देयर इज सिंगल चालान प्रिस्क्राइब फॉर ऑल टैक्सेस. फीस, चाहे टैक्स हो, फीस हो, पेनल्टी हो, इंटरेस्ट हो, एंड अदर पेमेंट्स टू बी मेड अंडर द जीएसटी रिजीम. सिंगल चालान ही आपको जनरेट करना पड़ेगा. अदर एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू चालान देख लो. ऐसे चालान कितना दिन वैलिडिटी रहता है सर? 15 दिन का. एनी पर्सन और ए पर्सन ऑन दिस बिहाफ कैन जनरेट अ चालान इन प्रिस्क्राइब फॉर्म ऑन द कॉमन पोर्टल एंड एंटर द डिटेल्स ऑफ द अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड by him towards tax, interest, penalty, fees or any other amount. Each चालान validity is for 15 days. The commission for making payment through each चालान has to be borne by the person making the payment. Any unregistered person, अगर कोई unregistered person है, has to make payment on the basis of temporary identification number generated through common portal. टेम्पोररी एक नंबर मिलेगा उनको जिसके थ्रू से वो पेमेंट कर सकता है. द मैंडेट फॉर्म, मैंडेट मतलब मैंडेटरी पेमेंट, ओके. उसके लिए एक मैंडेट फॉर्म फिलअप करना पड़ता है एनईएफटी आरटीजीएस पेमेंट के लिए, हैज टू बी सबमिटेड इन द बैंक. द वैलिडिटी ऑफ द मैंडेट इज फॉर्म इज 15 days. वैलिडिटी ऑफ द मैंडेट फॉर्म इज 15 days. On successful credit of amount in the concerned government account maintained in the authorized bank, a challan identification number will be generated by the collecting bank and will be indicated in the challan. CIN नंबर चालान में इंडिकेट होना जरूरी है, बिकॉज पेमेंट कलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ टैक्स पेयर से, उसका सबसे बड़ा प्रूफ ही है. ऑन रिसिप्ट ऑफ सीन फ्रॉम द कलेक्टिंग बैंक, द सेड अमाउंट इज क्रेडिटेड इनटू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ओके, ऑफ द पर्सन, मतलब जिस पर्टिकुलर पर्सन का है, ऑन हुज बिहाफ द डिपॉजिट इज मेड एंड इन द कॉमन पोर्टल विल जनरेट ए रिसिप्ट ऑफ दिस इफेक्ट. उसके बिहाफ में आपको एक रिसिप्ट भी मिलेगा. इफ सीन इज नॉट जनरेटेड, अगर सीन जनरेट नहीं होता है after making payment and submission of mandate form, or when after generation it has not been reflected in the common portal, the person making the deposit or the person on whose behalf the deposit has been made can make a representation in prescribed form, that is form GST PMT 01. क्या फॉर्म है सर? GST पेमेंट 07. GST पेमेंट 07. ये आपको मैं दिखा रहा था तब से. ये देखो कहाँ चला गया, GST PMT 07. अभी मैं कहाँ दिख रहा था एक, ठीक है, जब मेरे को फिर से मिलेगा मैं फिर से दिखाऊंगा. ओ अच्छा, मैं नोट्स के अंदर ही, मेरे नोट्स के अंदर ही था ये जो नोट्स था ना, इसके अंदर ही मैंने ये GST PMT 07 वगैरह के बारे में बोल के रखा है. देख पा रहे सर? सीपिन वगैरह सब कुछ बता हुआ है, ठीक है. जो भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, ये पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पर बता हुआ है. आप समझ सकते हो कि नहीं? हेलो. यस सर.
ठीक है, बाद में एक बार गो थ्रू करना, समझ जाओगे। डेट ऑफ क्रेडिट इनटू द ट्रेजरी, अब बात देखो, डेट ऑफ क्रेडिट इनटू द ट्रेजरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब सरकार के ट्रेजरी में जमा होगा ना, ट्रेजरी मतलब कोषागार, मतलब जहां पर पैसा जमा होता है सरकार का। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इज डीम्ड टू बी द डेट ऑफ डेबिट इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, मतलब जिस दिन टैक्स पेयर्स का कैश लेजर डेबिट होगा उस दिन गवर्नमेंट के घर में क्या होगा, पैसा जमा होगा, एंड नॉट द एक्चुअल डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ अमाउंट इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ द टैक्सेबल पर्सन। मतलब सिंपल बात है, डेट ऑफ क्रेडिट इनटू द ट्रेजरी ऑफ द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इज डीम्ड टू बी द डेट ऑफ डेबिट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड नॉट द एक्चुअल डेट ऑफ डिपॉजिट, मतलब जिस दिन क्रेडिट में जमा होता है वो वाला दिन नहीं, जिस दिन कैश लेजर डेबिट होता है वो वाला दिन को गवर्नमेंट के घर का डेट ऑफ क्रेडिट माना जाएगा। मतलब सिंपल बात है, जीएसटी पोर्टल में जो कैश लेजर है वो कैश लेजर जिस दिन डेबिट होगा, मतलब डेबिट होगा मतलब पैसा काटा जाएगा, जस्ट लाइक अ बैंक। सर बैंक से पैसा काटते हैं तो क्या बोलते हैं, डेबिट और क्रेडिट, जल्दी बोलो। डेबिट। और बैंक में जब पैसा आता है तब क्रेडिट, है ना। तो एग्जैक्टली जब कैश लेजर डेबिट होगा इसका मतलब गवर्नमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। ओके, और कैश लेजर क्रेडिट मतलब कैश लेजर में बैलेंस है, सिंपल बात है। In case of any discrepancy is noticed in electronic cash ledger, the registered person shall communicate the same to the officer exercising jurisdiction in this matter through the common portal in prescribed form। वो common portal में prescribed form में jurisdiction में जो भी officers हैं उनको communicate कर सकते हैं। ओके, अब ये जो भी क्रेडिट लेजर में अमाउंट होता है ना, इसको यूटिलाइज करने का एक बड़ा ही सिंपल तरीका है, ठीक है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिंपल तरीका है। इसके अंदर दो हेड होता है सर, एक होता है मेजर हेड और एक होता है माइनर हेड। मैं आपको बताता हूँ ये मेजर हेड और माइनर हेड्स क्या है। मेजर हेड्स एंड माइनर हेड्स, मेजर हेड्स के अंदर आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, सेस, ये सब होता है, और माइनर हेड के अंदर टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी, अदर्स, ये सब होता है। अब बात समझ रहे हो सर, ये दोनों हेड्स को कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूँ। Subsection 3 of 49 of CGST Act lays down the following: the amount reflected in electronic cash ledger, electronic cash ledger में जो भी रिफ्लेक्ट करता है may be used for making any payment। मैं आपको यहाँ पर अभी क्रेडिट कैश लेजर इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ बिकॉज कैश लेजर का जो है वो डेटा मैंने अपने लिए रेडी रखा, मैं बाद में आपको शो करता हूँ। इट्स अ वेरी सिंपल, लॉग इन करने के बाद ही दिख जाता है। द अमाउंट रिफ्लेक्ट्स लाइक जस्ट लाइक योर बैंक अकाउंट टाइप। ओके, जैसे आपका बैंक का लेजर होता है ना वैसा ही, पासबुक जैसे होते हैं। The amount reflected in the electronic cash ledger may be used for making any payment towards tax, interest, penalty, fee, or any other amount in prescribed manner. Exactly, we know this. In the e-ledger, information is kept minor head wise for each major head. The ledger is displayed major head wise, that is IGST, CGST, SGT, UTGST ये main head है, और सेस भी मेन हेड के अंदर आता है, और माइनर हेड के अंदर वही टैक्स, इंटरेस्ट, पेमेंट ये सब आ जाता है। ईच मेजर हेड, हर एक मेजर हेड के अंदर में उसको डिवाइड किया गया है 5 माइनर हेड में, जिसके अंदर टैक्स है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, फी है एंड अदर पार्ट्स है, कुछ अदर चीजें हो सकता है। नाउ व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट वेरी सिंपल सर, रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स कैन मेक कैश डिपॉजिट्स इन द रिकॉग्नाइज्ड बैंक। सपोज आप एक रजिस्टर्ड बिजनेसमैन हो और आप अपने रिकॉग्नाइज्ड बैंक में कैश डिपॉजिट किए थ्रू ए प्रिस्क्राइब मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर using any of the online or offline modes of permitted by CGST portal. The cash deposit can be used for making payments like tax liability, interest, penalty, fees and others. आप अपना जो भी पेमेंट है वो लाइबिलिटी पेमेंट कर सकते हो। अब जैसे आपका मेजर हेड है, नाउ अब इस पॉइंट पे थोड़ा डिटेल्स में बात करता हूँ। न्यू सबसेक्शन 10 and 11 inserted in section 49 of the CGST Act 2017 with effect from 2020 1st January. White Finance Act 2019 provides a facility to the registered person to transfer an amount from one major or minor head, one major और minor head। अब बात को समझिए सर, ये मेजर हेड है ना, IGST का मेजर हेड है या फिर माइनर हेड में टैक्स है, टू अनदर मेजर और माइनर हेड इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में किसी एक का बैलेंस ट्रांसफर एंड अमाउंट, मतलब IGST का बैलेंस आप CGST में, CGST का बैलेंस SGST में, या फिर टैक्स का बैलेंस इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट का बैलेंस टैक्स में, इंटरेस्ट का पेमेंट पेनल्टी में, पेनल्टी का पेमेंट फी में, एक दूसरे के साथ ये ट्रांसफर हो सकता है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है सब? हेलो, अभी ये वाला बात ऐसे एग्जांपल बताऊंगा, सिंपल बात है। मतलब इंटर हेड एडजस्टमेंट हो सकता है, ठीक है, इंटर हेड एडजस्टमेंट हो सकता है, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट भी हो सकता है।
provides the facility to the registered person for to transfer an amount from one head to another head in electronic cash ledger. मतलब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर ये दोनों हेड होते हैं, मतलब आईजीएसटी के अंदर ये 5 हेड, सीजीएसटी के अंदर भी यही 5 हेड, एसजीएसटी यूटीजी के जीएसटी के अंदर भी 5 हेड एंड सेस के अंदर भी 5 हेड, तो ये सब एक दूसरे के साथ ट्रांसफर हो सकता है. The amount available in electronic cash ledger can be utilized for payment of any liability for major and minor head. मेजर एंड माइनर हेड का कोई भी लाइबिलिटी पेमेंट करने के लिए यूज किया जा सकता है. फॉर इंस्टेंसेस, इफ द रजिस्टर्ड पर्सन हैज मेड ए डिपॉजिट ऑफ टैक्स एरोनसली, कुछ गलत टैक्स दे दिया, दैट इज बाय वर्च्यू ऑफ ह्यूमन एरर अंडर ए पर्टिकुलर हेड इंस्टेड ऑफ ए स्पेसिफिक हेड, मतलब किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक हेड के बिना पर्टिकुलर हेड में नहीं गया, द सेम कैन बी ट्रांसफर टू द रेस्पेक्टिव इंटेंडेड हेड फाइट फ्रॉम जीएसटी पीएमटी 01. मतलब जीएसटी का जो पेमेंट 09 फॉर्म फिलअप करके आप उसको पर्टिकुलर हेड में ट्रांसफर कर सकते हो. दिस फॉर्म कैन बी यूज्ड आइदर फॉर ट्रांसफर ऑफ एरोनस डिपॉजिट, मतलब एरोनस मतलब जो गलती हो गया डिपॉजिट के टाइम पे, अंडर एनी माइनर हेड ऑफ ए मेजर हेड टू एनी अदर माइनर हेड टू सेम और अदर मेजर हेड, मतलब एक हेड से दूसरे हेड में, माइनर से मेजर में, मेजर से माइनर में, माइनर से माइनर में, कहीं पर भी जा सकता है. फॉर एनी अमाउंट्स ऑलरेडी लाइंग अनयूटिलाइज्ड अंडर एनी ऑफ द माइनर और मेजर हेड्स इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, जहां पर भी अनयूटिलाइज्ड अमाउंट पड़ा रहेगा वहीं से इसको यूज करने का मौका मिल सकता है. A registered person has deposited a sum of rupees 1000. Example देखो मजा आ जाएगा. Under the head of interest column of CGST 1000. Under the head of interest column of SGST क्या हुआ सर, देखो ध्यान से. एक रजिस्टर्ड पर्सन है जिन्होंने अपना 1000 रुपीज डिपोजिट किया. अंडर द हेड ऑफ इंटरेस्ट कॉलम ऑफ CGST एंड रुपीज 1000 अंडर द हेड ऑफ इंटरेस्ट कॉलम ऑफ SGST. इंस्टेड ऑफ द हेड फी, मतलब एक्चुअली भरना चाहिए था फी में पर भर दिया इंटरेस्ट में. सच अमाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम यूजिंग फॉर्म, कौन सा फॉर्म यूज करना है, PMT 09, मतलब पेमेंट 09 बेसिकली, फॉर मेकिंग ए ट्रांसफर टू द हेड फी, मतलब फी वाला जो हेड है उसमें ट्रांसफर कर सकते हो. द सेड ट्रांसफर इज रिक्वायर्ड यूजिंग द अबव फॉर्म बिकॉज व्हेन द रजिस्टर्ड पर्सन हैज टू मेक द रेमिटेंस ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी और फी, other amount at a stage offset liabilities in any of the GST returns forms or tax payments through electronic cash ledger, adequate amount should be available under the respective head of account. मतलब बात समझ में आ रहा है सर. इंटरेस्ट में गलती से दे दिया था जो बेसिकली फी हेड का था, तो वो 1000 रुपीज ट्रांसफर हो सकता है. एग्जांपल्स देखो थोड़ा क्लैरिटी आ जाए. सर प्रोविजन कुछ समझ में आ रहा है, प्रोविजंस जो है कुछ समझ में आ रहा है, हेलो आ रहा है सर. एग्जाम्पल्स देखो, ये प्रोविजंस का मतलब समझ में भी आ जाएगा पूरा. मेसर्स दक्षा एंटरप्राइज हैज मेड ए कैश डिपॉजिट रुपीज 10,000 अंडर माइनर हेड टैक्स. माइनर हेड टैक्स ओके, कोई भी एक मेजर हेड SGST हो सकता है. अच्छा, मेजर हेड SGST बोल के रखा है. इट हैज ए लाइबिलिटी ऑफ 2000 फॉर माइनर हेड इंटरेस्ट. इसका लाइबिलिटी है, माइनर हेड का लाइबिलिटी है इंटरेस्ट का 2000 का, वो भी अंडर मेजर हेड SGST में, मतलब SGST का इंटरेस्ट लाइबिलिटी उसका पड़ा हुआ है 2000 और उन्होंने डिपॉजिट किया 10,000 अंडर द मेजर हेड GST. स्टेट वेदर मेसर्स दक्षा एंटरप्राइज कैन यूटिलाइज द अमाउंट अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. क्या वो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का जो अमाउंट है क्या वो पेमेंट कर सकता है, क्या यूटिलाइज कर सकता है, क्या लगता है आप लोगों को, क्या लगता है? एकदम कर सकती है, एकदम सर. The registered person is allowed to transfer the amount available under any minor head of a major head to any of the minor head of the same or other major head. Same head में भी दे सकता है, other head में भी दे सकता है. Section 49 subsection 10 CGST Act White form number PMT 09. Therefore, in this given case, amount of rupees 10,000 available under minor head tax of major head SGST can be utilized for payment of liability of rupees 2,000 under minor head interest of the same major head after making a due transfer entry using form GST PMT 09 from minor head of tax to interest. बेसिकली टैक्स से इंटरेस्ट में लाना पड़ेगा 10,000 को. 10,000 में से 2,000 अमाउंट टैक्स में से इंटरेस्ट हेड में लाना पड़ेगा. माइनर हेड क्या है, माइनर हेड इज इंटरेस्ट एंड टैक्स और मेजर हेड क्या है SGST. बात समझ में आया सर? थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी समझा सकता हूँ. स्टोरी तो समझ गए आप लोग. सपोज आपका मेजर हेड क्या है SGST. मेजर हेड SGST के अंदर आपका दो माइनर हेड है, वन इज टैक्स अनदर इज इंटरेस्ट. तो आपका इंटरेस्ट लायबिलिटी कितना है 2000.
आपका टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स अकाउंट में आपने कितना जमा किया? 10,000। तो सवाल है क्या ये 10,000 क्या मतलब 10,000 का अमाउंट क्या टैक्स में से इंटरेस्ट अकाउंट में आ सकता है? यही सवाल था ना सर? हाँ सर, आ सकता है। क्या 10,000 का अमाउंट 2,000 का पेमेंट के लिए यूज किया जा सकता है? एकदम किया जा सकता है। क्वेश्चन यही था ना? हेलो। हाँ सर, ऐसे कर दो ना, मेजर हेड को माँ बना दो, माइनर हेड को एक भाई, बड़ा भाई छोटा भाई बना दो, छोटे भाई की जरूरत है, बड़ा भाई पैसा दे देगा, बात एकदम खत्म। सर। आप अपने हिसाब से समझ लो, बड़ा भाई छोटा भाई, जैसे कैपिटल गेन में समझते थे वैसा यहाँ पर भी समझ सकते हो। ठीक है, ऐसे कैपिटल गेन के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, वहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स होते हैं। पर जो भी हो, आई होप यू अंडरस्टैंड सर कि इंटर हेड एडजस्टमेंट या मेजर एंड माइनर हेड एडजस्टमेंट भी चल सकता है। चौथा रोशनी, नंदिनी, बोलो सर। ज्योति, क्लियर हो रहा है? হ্যাঁ দাদা। স্যার বল। বলছি স্যার, সিজিএসটি আর এসজিএসটি তো নিজেদের মধ্যে কোনো অ্যাডজাস্টমেন্ট করে না। সিজিএসটি এসজিএসটি অ্যাডজাস্টমেন্ট করে না, কিন্তু মাইনর হেডের যে অ্যামাউন্ট গুলো আছে সেগুলো অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পারে। এখানে তো এসজিএসটি এর মধ্যে হয়েছে না, সেটা তুই ঠিকই বলেছিস, ওটা মানে এক্সেপশনাল ইন্টারনেট পয়েন্ট। হলে করতে পারবে। হ্যাঁ করতে পারবে, ঠিক আছে। सीजीएसटी एसजीएसटी एडजस्ट করবে না, এটা তো তোরা জানিসই। वेरी गुड सर। सीजीएसटी एसजीएसटी एडजस्ट नहीं कर सकता। मैं आता हूँ उस पॉइंट में भी आता हूँ, वो भी मुझे बताना है। ठीक है, कि किसको किसके साथ एडजस्ट किया जा सकता है उसके बारे में भी चर्चा होना चाहिए। जस्ट अ मिनट सर, वेट कर जा। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, अब कैश लेजर हो गया, अब क्रेडिट लेजर देख ले। सेक्शन 49 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 4 5 एंड सेक्शन 49A, सेक्शन 49B रीड विद रूल 86, रूल 86A एंड रूल 88A ऑफ जीएसटी रूल्स। बाप रे बाप, पढ़ लो। ठीक है सर, रूल तो बनाते हैं समझने के लिए। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 49 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट प्रोवाइड्स दैट द सेल्फ असेस्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपका जितना क्रेडिट होगा वो इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा ना, बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी क्रेडिटेड इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। आपका जो भी आईटीसी होगा वो क्रेडिट लेजर में शो होना चाहिए। ठीक है, अब नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी फॉर टैक्स लायबिलिटी अंडर रिवर्स चार्ज mechanism, the amount available in the electronic credit ledger may be used for making any payment towards output tax under CGST or IGST. It is pertinent to note that output tax in relation to a taxable person means the tax chargeable under this act on taxable supply of goods or service may be made by him or by his agent but exclude tax payable by him on reverse charge basis. Thus ITC cannot be utilized for tax payable under reverse charge mechanism. Yes, आप अगर रेगुलर टैक्स पेयर्स हो, आरसीएम के मतलब अगर मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में है तो उसमें यूज नहीं कर सकते, बट नॉर्मल टैक्स पेयर तो यूज कर ही सकता है। इसमें एक सिंपल पॉइंट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट एज सेल्फ असेस्ड in monthly return will be reflected in the electronic credit ledger. The credit in this ledger can be used to make payment of only tax and not for other amount जैसे कि इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस एक्सेट्रा। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा सर। और ये जो मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन है ना सर, आईटीसी का जो मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन मतलब किसके साथ किसको एडजस्ट करना चाहिए, देखो सर। सीजीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, यही है ना। अब इसको थोड़ा सा अलग ढंग से भी पढ़ सकते हैं और ढंग से भी पढ़ सकते हैं। देखो एक सेकेंड, एक समरी पॉइंट था वही से मैं बता देता हूँ, एक सेकेंड। ये देखो सर, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर दिखाई दिया? कुछ इसी तरह का देखने में होता है। तो बेसिकली ये कंप्यूटर में जस्ट यू कैन फील कि आपका लेजर में क्या हो सकता है। ठीक है, इधर आपका क्रेडिट रिसीव होता है, इधर आपका क्रेडिट रिसीव होता है। इमेज बहुत कुछ बता रहा है आपको। यहाँ प्लस होता है, जो भी आपको प्लस होना है, और यहाँ पर जो भी लायबिलिटी है वो डेबिट होता है आपका। ठीक है, पेमेंट करना क्या होता है, टैक्स का पेमेंट करो, आईजीएसटी मतलब जिसका जो है, चाहे हेड कुछ भी हो, आईजीएसटी हेड हो सकता है, मेजर है, सीजीएसटी हेड हो सकता है, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी हेड हो सकता है। उसका पेमेंट क्या हो सकता है, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी, अदर अमाउंट, है ना, कुछ भी हो सकता है। आई होप अंडरस्टैंड सर। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, सेस,
इसके अंदर कैश रिसिप्ट होगा ऑनलाइन मोड में, ओटीसी ओवर द काउंटर मोड में, टीडीएस कलेक्ट होके वो भी कलेक्ट कर लो, टीसीएस भी जो है वो उसका भी कलेक्शन कर लो। तो ये सब जमा होगा और ये सब पेमेंट होगा। ये तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का बात था। अब आपको मैं वही बता रहा था, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कुछ इस तरह से। तो जीएसटी पेमेंट मोड कुछ भी हो सकता है, मेजर एंड माइनर हेड के अंदर एडजस्टमेंट भी कर सकते हो, मेजर एंड माइनर हेड पेमेंट, ठीक है। नाउ क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ द हेड भी पॉसिबल है, जो आपको मैंने अभी बताया, ठीक है। अभी इसका डिटेल्स बोला है मैं आपको। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो मैं आपको अभी एक्चुअली बताने का कोशिश कर रहा था, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ये आपको मैंने क्वेश्चंस करा कर भी समझाया था कि कराया था ना सर कंप्लीट क्वेश्चन। आईटीसी में तो करवाया हुआ ही है कि कौन किसके साथ एडजस्ट कर सकता है, वो तो बताया हुआ है। मैं आईटीसी के अंदर आप लोगों को पूरा का समझाया था कि सबसे पहले आप आईजीएसटी को यूज करो। आईटीसी ऑफ आईजीएसटी टू बी कंप्लीटली एग्जॉस्टेड मैंडेटरीली। अगर आईजीएसटी का कुछ भी आईटीसी है, इनपुट क्रेडिट है, उसको कंप्लीटली एग्जॉस्ट करने का आपको जरूरत है, मैंडेटरी है। मतलब आईजीएसटी कैन बी एडजस्टेड विद सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ये तो आप लोगों को पता ही है। सीजीएसटी जो है सर, ये आईजीएसटी के साथ एडजस्ट कर सकता है ना सर। सीजीएसटी जो है वो आईजीएसटी के साथ एडजस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, मतलब खुद के साथ भी एडजस्ट करेगा, आईजीएसटी के साथ भी एडजस्ट करेगा। एसजीएसटी जो है वो एसजीएसटी के साथ एडजस्ट करेगा और आईजीएसटी के साथ एडजस्ट करेगा, बट किसका एडजस्टमेंट नहीं बनता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी का, है ना। तो आईटीसी ऑफ सीजीएसटी हैज बीन यूटिलाइज्ड फुल्ली बिफोर यूटिलाइजिंग एसजीएसटी फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। तो मतलब पहले वो खुद का यूटिलाइजेशन कर लेगा, मतलब सीजीएसटी का कर लेगा, एसजीएसटी का कर लेगा, उसके बाद आईजीएसटी के साथ भी एडजस्ट कर सकता है। और आईजीएसटी अगर कुछ भी आपका आईजीएसटी का मतलब इनपुट इंटीग्रेटेड का कुछ भी आईटीसी अगर आपके पास है तो उसको पूरा का पूरा एग्जॉस्ट करने का आपको पावर है। जो आप लोगों ने आईटीसी का जो डिटेल्स पढ़ा था वहां पर मैंने क्वेश्चंस करके समझाया था, याद होगा आप लोगों को, है ना। क्या रे, याद है क्या? नहीं है तो अगर याद नहीं है तो फिर से एक बार क्वेश्चंस को गो थ्रू करो, मैंने वहां पर किस तरह से आप लोगों को मतलब कैलकुलेशन करके समझाया था। ओके, तो याद रखिए इस पे एक पॉइंट है, द सीजीएसटी क्रेडिट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी एंड एसजीएसटी यूटीजीएसटी क्रेडिट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ सीजीएसटी। पॉइंट टू बी नोटेड, हाँ साहब। तो यही है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में यही एडजस्टमेंट होगा। एंड देयर इज अ इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर जिसके बारे में मेरे को शिवम पूछा था। Order of discharging liability of taxable person, all dues related to previous tax period, all dues related to previous tax period अगर कुछ पुराना dues है, all dues related to current tax period अगर इस particular period का कुछ tax है, and all dues including demand अगर कुछ मतलब गवर्नमेंट आपसे डिमांड कर रहा है कि भाई आपका पेमेंट बाकी है और क्लियर करो अंडर सेक्शन 73 74 के हिसाब से, डिमांड नोटिस मतलब आपका कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट है जो अगर ड्यू है तो वो ड्यू के लिए भी आपको बोलेगा कि बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में आपका सारा का सारा ड्यू शो होगा और कुछ नहीं। बात क्लियर हुआ सर? यस सर। मैनर ऑफ मेकिंग पेमेंट थ्रू डेबिट और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, through debit or credit ledger of the taxpayers maintained on the common portal only tax can be paid, and in cash by debiting the electronic cash ledger payment can be made in cash by debiting the cash ledger of the taxpayers maintained on the common portal। मतलब आपको जो भी पेमेंट करना है वो कैश लेजर में ही करना है थ्रू, मतलब या तो आपका क्रेडिट लेजर को एडजस्ट करके हो सकता है या फिर आपका कैश लेजर में से पेमेंट हो सकता है। मतलब बेसिकली अगर आईटीसी है, सपोज सिंपल बात है सर, सपोज किसी का 10,000 का पेमेंट है, ठीक है, 10,000 का लाइबिलिटी हो रहा है, बात को समझो सर। लाइबिलिटी रजिस्टर उसको बता रहा है कि भाई तुम्हारा 10,000 का लाइबिलिटी है। अगर उसके पास 10,000 का क्रेडिट है तो एडजस्ट हो जाएगा ना। ये भी तो आईटीसी क्वेश्चन करने के टाइम पे हम लोगों ने किया था। इफ यू हैव आईटीसी तो वो कहां पता चलेगा आपको? क्रेडिट लेजर देख के, यस और नो? यस सर। तो अगर आपका क्रेडिट लेजर में 10,000 अवेलेबल है तो आप वहां से पेमेंट कर दो। सर अगर पूरा का पूरा अमाउंट नहीं है, सपोज आपका 10,000 का लाइबिलिटी है एंड आईटीसी अवेलेबल है 8,000 का, तो बाकी 2,000 क्या करोगे? पेमेंट कर देंगे, बाकी इधर से बाकी कैश पे कर देंगे। कैश पेमेंट करेंगे ना, या तो चेक पेमेंट या तो कैश पेमेंट, या तो चाहे वो ऑनलाइन पेमेंट करो, वही बोल रहा है सर। इन कैश बाय डेबिट इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पेमेंट कैन बी मेड इन कैश बाय डेबिट इन द कैश लेजर ऑफ द टैक्स पेयर्स मेंटेन ऑन द कॉमन पोर्टल। कॉमन पोर्टल में आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन देगा, उस ऑप्शन के थ्रू से जाके आपको पेमेंट करना है, या फिर बैंक में जाके चालान काट के आप 10,000 तक पेमेंट कर सकते हो। एक्सेप्शनल पॉइंट भी मैंने आपको पहले ही बता के रखा।
इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या है, यू ऑलरेडी नो। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या है, पता है। इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर क्या है, आप लोगों को पता है। प्लीज ये एक बार फिर से गो थ्रू कर लीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा ये नोट्स, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट एंड डिलेड पेमेंट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, 18% पर एनम, है ना सर। रिफंड का भी मैंने बता दिया। इंटरेस्ट पेबल ऑन द नेट कैश लायबिलिटी, जीएसटी 3B फाइल करना पड़ता है। इंटरेस्ट पेबल ऑन टैक्स डिक्लेयर्ड एंड पेड इन जीएसटी 3B फाइल आफ्टर ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट के बाद फाइल करते हो तो। टैक्स पेड थ्रू क्रेडिट लेजर भी हो सकता है, टैक्स पेड थ्रू कैश लेजर भी हो सकता है। इंटरेस्ट एप्लीकेबल ओनली ऑन द कैश पोर्शन ऑफ द टैक्स। सर आप क्रेडिट, आपका क्रेडिट जो भी है वहां से आप क्या टैक्स पेमेंट कर सकते हो क्या? हेलो, सिर्फ टैक्स कर सकते हैं, इंटरेस्ट फीस लेट फीस ये सब कुछ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, सिर्फ क्रेडिट में से सिर्फ टैक्स पेमेंट हो सकता है, दूसरा कोई पेमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर आपका कुछ इंटरेस्ट या टैक्स का पेमेंट, सॉरी डिलेड पेमेंट का कुछ है, तो उसके लिए आप कैश लेजर ही यूज कर पाओगे, क्रेडिट लेजर यूज नहीं कर पाओगे। तो ये सब पॉइंट को दिमाग में रखिएगा। इंटरेस्ट पेबल ऑन द ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी सेक्शन 50 में बोला गया है सर। इंटरेस्ट पेबल ऑन टैक्स पेड सब्सिक्वेंटली ऑन पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स इन जीएसटी 3B फाइल्ड विद ड्यू डेट, ठीक है, फाइल्ड विद इन ड्यू डेट। टैक्स पेड थ्रू क्रेडिट लेजर भी हो सकता है, टैक्स पेड थ्रू कैश लेजर भी हो सकता है। अगेन इंटरेस्ट एप्लीकेबल ऑन द टैक्स पेड थ्रू कैश एंड क्रेडिट लेजर, दोनों से हो सकता है अगर विद इन ड्यू डेट हो रहा है तो। पेमेंट ऑफ टैक्स वाया इलेक्ट्रॉनिक लेजर, ये सब आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हो, ठीक है। ये एक बार प्लीज गो थ्रू कर लेना, जो मैंने आपको सारा का सारा चीज बताया उसका एक थोड़ा फ्लो चार्ट करके समझाया गया है, तो आप पढ़ोगे ना एकदम समझ जाओगे। जैसे देखो ना, आईटीसी ऑफ आईजीएसटी, ये समझने में क्या प्रॉब्लम है? आईजीएसटी का आईटीसी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ सीजीएसटी, यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ यूटीजीएसटी, अमाउंट इक्विवेलेंट टू आईटीसी सो यूज्ड इन ट्रांसफर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम आईजीएसटी अकाउंट टू सीजीएसटी और यूटीजीएसटी अकाउंट। मतलब बहुत सिंपल है, अगर आपका आईजीएसटी अकाउंट में कुछ इनपुट क्रेडिट है तो यू कैन यूज दिस आईजीएसटी इनपुट क्रेडिट फॉर द पेमेंट ऑफ सीजीएसटी एंड एज वेल एज फॉर द पेमेंट ऑफ यूटीजीएसटी या फिर एसजीएसटी। नाउ अमाउंट इक्विवेलेंट टू आईटीसी, जितना आईटीसी का अमाउंट आपको जरूरत है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, आईजीएसटी अकाउंट से वो वाला अमाउंट को सीजीएसटी यूटीजीएसटी अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। आपको बस अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन में अप्लाई करना होगा। एंड अमाउंट इक्विवेलेंट टू आईटीसी, सिमिलरली अगर आपको एसजीएसटी पेमेंट करना है तो अमाउंट इक्विवेलेंट टू आईटीसी सो इक्वल्स इन ट्रांसफर्ड बाय सीजी फ्रॉम आईजीएसटी अकाउंट टू द एसजीएसटी रेस्पेक्टिव अकाउंट टू द स्टेट गवर्नमेंट में ट्रांसफर कर देगा। तो ये आईजीएसटी का सेंट्रल का काम है, वो ट्रांसफर जब करना होगा आईजीएसटी अकाउंट से ट्रांसफर कर देगा, बस उसका फ्लो चार्ट आपको बताया गया है, जो आपको मैं तभी से बता जा रहा हूं कि आप किस तरह से ये सब एडजस्टमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पर सर काफी सारा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो है ना, तो आपको ये जो भी क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहा है ना, जो भी प्रॉब्लम आप देख रहे हो, सारा का सारा ना एक आइडिया आ जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग प्लीज घर में जरूर गो थ्रू करना। ऐसे पहला क्वेश्चन है, एग्जामिन द अथॉरिटी वेस्टेड अंडर जीएसटी सीजीएसटी एक्ट 2017 फ्रॉम प्रिवेंटिंग अ रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम यूटिलाइजिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल इन फ्रॉडुलेंट मैनर, ठीक है। इसके ऊपर आंसर दिया हुआ है सर, मिस्टर ए हैज डिपॉजिटेड सम ऑफ 30,000 अंडर माइनर हेड ऑफ इंटरेस्ट कॉलम फॉर मेजर हेड ऑफ आईजीएसटी at the time of filing GST 3B for a particular tax period. He noticed that there is no sufficient amount under the minor head tax towards payment of 30,000. When approached with the jurisdictional tax officer, Mr. A was guided to deposit the tax amount under proper head of account and claim a refund of the remittance of amount deposited under head interest. Examine the relevant provision of CGST Act 2017 towards payment of tax and complies within the law. सर क्या क्वेश्चन समझ में आया? मिस्टर ए ने डिपॉजिट किया था 30,000 अंडर माइनर हेड ऑफ इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट कॉलम ऑफ द मेजर हेड क्या था, आईजीएसटी मेजर हेड के अंदर, ठीक है। एट द टाइम ऑफ फाइलिंग जीएसटी 3B फॉर ए पर्टिकुलर टैक्स पीरियड, ही नोटिस दैट देयर इज नो सफिशिएंट अमाउंट अंडर माइनर हेड टैक्स टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ 30,000। 30,000 पेमेंट करने के लिए उनके टैक्स पेमेंट में बैलेंस नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बैलेंस ट्रांसफर किया था वो इंटरेस्ट में ट्रांसफर कर दिया। तो व्हेन अप्रोच्ड विद द जुरिसडिक्शनल टैक्स ऑफिसर्स, Mr. A was guided to deposit the tax amount under proper head of account and claim a refund for the remittance of amount deposited under head interest. Examine the relevant provision of CGST Act 2017. I hope आपको क्वेश्चन समझ में आया। अगर आप इसका जवाब ढूंढोगे तो देख लेते हैं सर क्वेश्चन का जवाब कैसे हो सकता है। हिंट्स है यहाँ पर, provision of section 49 subsection 10 of CGST Act 2017 permit a registered person for transferring the amount deposited under any of the minor head। मतलब वो रिफंड क्लेम कर रहा है, बट उसको रिफंड क्लेम करने का जरूरत ही नहीं है, वो तो ट्रांसफर कर देगा, डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकता है, रिफंड क्यों करेगा उसको? रिफंड करने का जरूरत क्या है? तो दैट इज टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फीस और अदर टू एनी अदर ऑफ द हेड्स, ठीक है,
to any of the head under IGST, CGST, SGST, UTGST and make the payment of taxes thereupon accordingly. Mr. A need not deposit the tax amount under the head tax and claim a refund for the remittance of amount. Deposit under head interest rather than using the form GST PMT 01. ठीक है, ट्रांसफर के लिए such amount can be transferred suo moto. Suo moto means own motions on the common portal from interest to tax. Automatically वो इंटरेस्ट से टैक्स में आ जाएगा, हेड दी टैक्स लायबिलिटी टू बी पेड, और उसका जो टैक्स लायबिलिटी 20,000 का है वो भी पेमेंट हो जाएगा। अरे देखो सर, हम लोगों ने ये सब पढ़ा ना, तो इफ यू नो द प्रोविजंस देन आंसर इज वेरी इजी। यस और नो? यस सर। हाँ, सभी को पूछ रहा हूँ, शिवम, रोशनी, कथा, नंदिनी, ज्योति, बोलो। इफ यू नो द आंसर देन वेयर इज द प्रॉब्लम? बोलो सर, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ दादा। यस सर। सिमिलरली एक दूसरा क्वेश्चन है, नंदिनी तेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या? बोल। सर मेजर और माइनर एक्सट्रैक्ट तो বুঝিয়ে দেবেন? রে বাবা, তো ছোট জিনিসটা রে। মেজর মাইনর হেডে কি আছে? অ্যাডজাস্টমেন্ট গুলো কোনটা কার সাথে অ্যাডজাস্ট করতে পারে? আরে সবাই সবার সাথে অ্যাডজাস্ট করতে পারে, খালি সিজিএসটি এসজিএসটি অ্যাডজাস্ট করবে না, এটা মাথায় রেখে দিবি খালি। মেজরের সাথে মাইনর অ্যাডজাস্ট করবে? হ্যাঁ, মেজর মাইনরও অ্যাডজাস্ট করবে, মাইনর মাইনরও অ্যাডজাস্ট করবে, যে কোনো হেড যে কোনো হেডের সাথে অ্যাডজাস্ট করবে। আচ্ছা, এই দেখ কোথায় গেল, কোথায় গেল, দেখ মেজর মাইনর হেডস পেমেন্ট। মেজর হেডসে কি কি থাকে? বেসিক্যালি ট্যাক্সের জায়গাগুলো, আইজিএসটি হেড থাকবে, সিজিএসটি হেড থাকবে, এসজিএসটি হেড থাকবে, সেস হেড থাকবে, ঠিক আছে? বেসিক্যালি এগুলো ট্যাক্সের হেড। এবারে आईजीएसटी মধ্যে কি পেমেন্ট করবি? टैक्स पेमेंट করবি, है ना? आईजीएसटी में क्या पे करोगे? टैक्स पे करोगे। सीजीएसटी में क्या मतलब देखो, आईजीएसटी का भी टैक्स होगा, उसका भी इंटरेस्ट हो सकता है, उसका भी पेनल्टी हो सकता है, उसका भी फी हो सकता है, उसका भी अदर कोई चार्जेस हो सकता है। सेम टू सेम आईजीएस सीजीएसटी का भी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी, अदर्स। सेम टू सेम एसजीएसटी का भी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी एंड अदर्स। सेस का ऐसा कुछ नहीं होगा, बट सेस का टैक्स होगा, उसका भी इंटरेस्ट में भी हो सकता है, पेनल्टी, फी हो सकता है। each of these major heads have, each of these मतलब हर एक का have 5 following minor heads, सभी का पांचों हेड एप्लीकेबल है। मतलब this 5 heads is applicable for IGST also, this 5 heads is applicable for CGST also, this 5 head is also SGST, UTGST also, and for SES also. And cross utilization of the funds across major and minor heads is possible. Cross utilizations of any of the heads is possible. बोल, समझ में आया? हाँ सर बुझे। ठीक है, सिंपल सर, सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाइए, ठीक है? जितना सिंपली समझोगे उतना सिंपली दिमाग में आएगा, कॉम्प्लेक्स करने का जरूरत है ही नहीं। मेसर्स पीपीसी लिमिटेड हैज अवेल्ड इनपुट क्रेडिट 54,000। देखते हैं सर, चलो क्वेश्चन नंबर 3। आईजीएसटी ड्यूरिंग फरवरी 2020 ऑन ए पर्टिकुलर परचेस, कितना है? जो भी हो, उसमें आईटीसी मिला था उनको 54,000 का। Accounting records for the above purchase indicate that IGST paid to supplier is 45,000. Accounting record बता रहा है उस purchase में IGST पे हुआ है 45,000. As per the bill received, GSTR 1 uploaded by the supplier for the above supply indicates 45,000 as tax paid. मतलब जो GSTR 1 seller ने, मतलब जो supplier वो upload किया GST portal में. Examine as per the GST provisions, what value shall be updated in the ledger maintained on behalf of Messrs PPC Limited on common portal. कॉमन पोर्टल में कौन सा वैल्यू अपडेट होना चाहिए? पॉइंट टू बी नोटेड सर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। Messrs PPC Limited ने क्या किया सर? कितना अकाउंट में पे किया? Messrs PPC Limited have accounted and paid 45,000 as IGST to the supplier concerned. However, availment of input credit has been made for 54,000. As per 49 subsection 2 of CGST Act 2017, the input tax credit as self-assessed हुआ था in the return of the registered person shall be credited to his electronic credit ledger in accordance with section 41 to be maintained in such a manner as may be prescribed. Accordingly, electronic credit ledger of Messrs PPC Limited shall be updated with the value of 54,000 as per self-assessment return to be filed on February 2020. Though the input credit show by the supplier is only 45,000. मतलब इनपुट क्रेडिट शो सप्लायर दिखा रहा है 45,000,
बट इसका हो रहा है 54,000, ठीक है। तो उसको क्या करने देना चाहिए, अपडेट कर देना चाहिए इनपुट क्रेडिट को 54,000 में। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ मेसर्स पीपीसी लिमिटेड शैल बी अपडेटेड विद द वैल्यू ऑफ 54,000, जहां पर उसको शो हो रहा है सप्लायर के थ्रू से। मतलब बेसिकली क्या होता है, सप्लायर बता रहा है 45,000 और रेसिपेंट बता रहा है 54,000। आप समझ रहे हो सब? हेलो, याद होगा कि हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा था जब हम लोग आईटीसी का स्टार्ट किए थे। आईटीसी का बड़ा लंबा चर्चा हुआ था कि आप तभी आईटीसी क्लेम कर सकते हो जीएसटीआर 1 में। जीएसटीआर 1 में सप्लायर अपलोड करेगा, है ना, फिर जीएसटीआर 2 में या 2A में, याद है सर, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 2A, मतलब सप्लायर जो अपलोड करेगा उसके बेसिस में ही बाद में जो रिसिपेंट है उसको जब फिर से क्लेम करना है, तो जब अपलोड जीएसटीआर 1 में होगा फिर जीएसटीआर 1 के थ्रू से जीएसटीआर 2 के थ्रू से इसको एक्सेप्ट करना होगा, तब जाके जीएसटीआर 2A में ये ले सकता है और जीएसटीआर 3B में फिर उसको रिटर्न फाइल करना होगा। मतलब बहुत सिंपल है, ये आप लोगों को मैंने पहले भी पढ़ा के रखा कि जब तक सप्लायर का साथ मैचिंग नहीं करता तब तक कोई भी क्रेडिट एक्सेप्ट प्रॉपरली कर नहीं सकता। तो इन दैट केस अपडेट होना जरूरी है। जैसे आपको लग रहा है 54, लग रहा है नहीं, मतलब एक्चुअल में आपका क्रेडिट है 54 बट सप्लायर दिखा रहा है 45, तो इन दैट केस यू मस्ट अपडेट फर्स्ट एंड आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर क्रेडिट। बोलो सर। हाँ सर, क्लियर है। सबको समझ में आया कि नहीं? हाँ दादा। ओके, तो सर इसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चंस दिया हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, देखो इजी क्वेश्चन भी है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर रजिस्टर आर देयर, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ जीएसटी पेमेंट प्रोसेस, आर प्रिंसिपल्स ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट एप्लीकेबल टू पेमेंट अंडर जीएसटी। इसका आंसर्स भी देख सकते हो, आंसर्स देखो, उसको घर में प्रैक्टिस करो, लिख लिख के करो सर, जरूरत पड़े तो लिख लिख के करो, ठीक है, जो मर्जी करो आप। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, कोई डाउट है तो मुझे पूछो सर, मुझे ये समझ में नहीं आया, या फिर जो भी प्रॉब्लम हो सकता है आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी काफ़ी सारा क्वेश्चंस है और ये नोट्स के अंदर भी कुछ इलस्ट्रेशन है, ठीक है। तो आप एक बार प्लीज़ गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है, यू मस्ट गो थ्रू दिस थिंग्स। यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन से आप देख सकते हो, मिस्टर Alok, a registered supplier of taxable goods, filed GSTR 3B for the month of January 2020 on 15th April 2020. The prescribed due date to file the said GSTR 3B was 20th February 2020. The amount of net GST payable in cash, that is electronic cash ledger, on supplies made by him for the said month worked out to be 36,500, which was paid on 15th April 2020. Briefly explain the related provisions and compute the amount of interest payable under CGST Act 2017 by Mr. Alok. Ignore the effect of leap year, अगर leap year का कुछ बात है तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? मिस्टर अलोक एक रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स है, उसने जीएसटीआर 3B फाइल किया जनवरी मंथ के लिए। कब का फाइल कर रहा है, उनको फरवरी में कर देना चाहिए था, वो कर रहा है 15 अप्रैल 2020 को। प्रेस्क्राइब ड्यू डेट क्या था, 20 फरवरी, नेक्स्ट मंथ की 20 डेट के अंदर करना चाहिए ना सर। जीएसटी फाइल करने का ड्यू डेट क्या है, नेक्स्ट मंथ की 20th। हाँ, उन्होंने कब किया, 15 अप्रैल को किया। द अमाउंट ऑफ नेट जीएसटी पेबल इन कैश, that is in electronic cash ledger on supplies made by him for the said month worked out to be 36,500. इतने का कैश लेजर से उनको पेमेंट करना है, which was paid in 15th April 2020. आपको बताया जा रहा है कि उसको इंटरेस्ट कितना पे करना है, लेट तो पेमेंट हुआ है बट हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट, इजी है। देखो, इंटरेस्ट इज पेबल इन केस ऑफ डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स 18% per annum from the date of following the due date of the payment of the actual date of payment of tax. तो पीरियड ऑफ डिले कितना दिन का, 21 फरवरी 2020 टू 15 अप्रैल, 20th के अंदर करना चाहिए था, तो कितना देरी हुआ, 21 फरवरी से 15 अप्रैल का कितना गैप होता है, हिसाब करके देख लो, 54 डेज हो जाएगा, हिसाब करके देख लो सर। इग्नोर दी लीप ईयर अगर कुछ है तो 28 ही मान के चलो आप। तो फरवरी का कितना दिन होता है सर, 8 दिन उधर, 8 उधर, 31 इधर और 15 इधर, 54। 8 फरवरी का 8, मार्च का 31 और इधर 15। तो 15 4 19 4 23, 23 और 31, 54 हुआ है ना सर? यस सर।
सबको समझ आया? हेलो, है दादा। 54 डेज का कैलकुलेशन नंदिनी बोल तो था, क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। तो 36,500 आपको कैश लेजर से पेमेंट करना है, 18% का इंटरेस्ट देना है डिलेड के लिए, और 54/365 कर दो पूरा साल भर में, 972 का इंटरेस्ट पेमेंट कर दो। समझ गए सर कितना इंटरेस्ट पेमेंट करना है और कैसे डेट को Yes, काउंट sir. करना है? हेलो, क्लियर हो रहा है ना सर? Yes, sir. है दादा। इसी तरह का कॉन्सेप्ट है सर। आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चंस का मतलब भी समझ में आ रहा है और अब इसको घर में प्रैक्टिस भी आराम से कर सकते हो। ऐसे कई बार ये सब इजी चीज़ भी कंफ्यूजन लगता है, थोड़ा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है। Messrs ABC Limited have filed their GST H3B for the month of July 2020 within the due date prescribed under section 39, that is 20th of August 2020. ठीक है, पोस्ट फाइलिंग ऑफ द रिटर्न, मतलब एक्चुअली जुलाई का रिटर्न फाइल है, 20 अगस्त में करना चाहिए, सेक्शन 39 बताते हैं। पोस्ट फाइलिंग ऑफ द रिटर्न द रजिस्टर्ड पर्सन हैज नोटिस ड्यूरिंग सितंबर 2020 दैट टैक्स ड्यूज फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020 हैव बीन शॉर्ट पेड, मतलब कम पे किया है, फॉर ₹40,000 के, 40,000 का शॉर्ट पेमेंट है। Messrs ABC Limited has paid the above shortfall of 40,000 through GST 3B of September 2020, filed on 20th October 2020. Payment through cash ledger 30,000 and credit ledger 10,000. Examine the interest payable under CGST Act 2017. What would be your वो वाला answer? हाँ बोलो। वो वाला आ जाएगा, 10,000 लेंगे, नहीं तो 10% ऑफ द शॉर्ट पेमेंट लेंगे, विच एवर इज हायर। Exactly, sir. What would be your answer if GST 3B for the month of July 2020 has been filed belatedly on 20th October 2020 and self-assessed tax for 40,000 has been paid on 20th October 2020, payment through electronic cash ledger 30,000 and electronic credit ledger 10,000. ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। तो कुछ नोट्स भी देके रखा है। देयर एग्जिस्ट एडिक्वेट बैलेंस इन क्रेडिट कैश एंड क्रेडिट लेजर एज ऑन 31st July 2020 फॉर द अबव शॉर्टफॉल. No other supply has been made for not taxable for the month of July 2020 other than 40,000. Missed out the paid on forward charge basis, मतलब सप्लायर के हिसाब से है। Ignore the effect of leap year अगर कुछ ऐसा हो तो सिंपल बात है, देखते हैं। Interest is payable under section 50 CGST Act 2017 in case of delayed payment of tax 18% per annum from the date following the due date of payment to the actual date of payment of tax. So as per the provision of subsection 1 of section 50, interest is payable on the net tax liability paid in cash only if the return to be filed for tax period under section 39 has been filed after due date to furnish the such return, मतलब अगर ड्यू डेट के बाद होता है तो हमारे इस केस में हिसाब क्या है? दो तीन जवाब पूछा है। इन द अबव सिनेरियो मेसर्स एबीसी लिमिटेड हैज डिफॉल्टेड इन मेकिंग द पेमेंट कितना? 40,000 on self assessment basis in the return for the month of July 2020. Accordingly, interest is payable on gross liability and provision of subsection 50 shall not be applicable. Thus, amount of interest payable by Messrs ABC Limited is as under. Period of delay कितना हुआ? उसको पेमेंट करना चाहिए था कब के अंदर सर? 31 जुलाई, सॉरी एक सेकेंड, पेमेंट था तो उसको 20th अगस्त के अंदर करना चाहिए था, 20th अगस्त के अंदर उसको कर लेना चाहिए था। तो 20th अगस्त के अंदर नहीं किया, बाद में डिलेड पेमेंट में सितंबर में किया, सॉरी अक्टूबर में किया। तो 21st अगस्त 2020 से लेके 20th अक्टूबर 2020 60 दिन का डिले है, तो आपका हिसाब हो जाएगा। ठीक है। Alternatively, if Mrs. ABC Limited had filed the return for month of July 2020 on 20th October 2020 beyond the stipulated due date, that is 20th August 2020, and if the self-assessed tax for July 2020 has been paid on 20th October 2020, interest under provision to section 50 subsection 1 shall be payable on tax paid through electronic cash ledger only. Hence, interest is payable on from 21st August to 20th October, again 60 days. तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इस केस में क्या हो जाएगा? कैश लेजर से करेगा ना तो 30,000 कैश लेजर में है, 18% का इंटरेस्ट है, 60/365। और नॉर्मल केस में 40,000 का था, मतलब जब कैश लेजर से नहीं करना था तो 40,000 का अमाउंट है, 80% 18% का है और 1184 का उसको पेमेंट करना पड़ेगा। और इस केस में उसको 888 का अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। आपको अगर बात को फिर से एक बार कनेक्ट करना है तो आपको थोड़ा कनेक्ट करना पड़ेगा फिर से। आप दोनों पॉइंट को समझो। फर्स्ट पॉइंट में बोला था
पेमेंट थ्रू कैश लेजर 30,000 एंड क्रेडिट लेजर 10,000. ओके, आपको बोला गया था, देखो, Messrs ABC Limited has paid the above shortfall for 40,000 through GST F3B of September 2020 filed on 20th October 2020. Payment through cash ledger 30,000 and 10,000. What would be your answer if GST F3B for the month of July 2020 has been filed? Belatedly on, मतलब रिटर्न फाइल यहाँ पर सितंबर में हो रहा है और यहाँ पर रिटर्न फाइल 20th अक्टूबर को कर रहा है, ठीक है, एंड सेल्फ एसेस टैक्स 40,000 हैज बीन पेड ऑन 20th अक्टूबर को ही कर रहा है. तो यहाँ पर भी पेमेंट थ्रू लेजर 30,000 एंड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू से भी 10,000. तो कुल मिला के 40,000 का पेमेंट दोनों जगह में ही हो रहा है. बट पहला केस में आपका कैलकुलेशन होगा 40,000 के बेसिस में एंड सेकेंड केस में आपका कैलकुलेशन होगा 30,000 के बेसिस में. 40,000 आपका एक्चुअल में क्या है, 40,000 आपका टैक्स पेमेंट का अमाउंट जो आपको देना चाहिए था, शॉर्टफॉल अमाउंट जो था, और 30,000 जो आपका बैलेंस पड़ा हुआ था कैश लेजर में. तो इस केस में आपका हिसाब कैश लेजर के बेसिस में हुआ, इस केस में आपका हिसाब टैक्स पेमेंट के हिसाब से हुआ. बोलो सर, कुछ समझ में आया कि नहीं? हेलो, हाँ आया सर. सभी को पूछूंगा, सबका क्लियर होगा तो ही आगे बढ़ पाऊंगा. बोलो सर. है सर. হ্যাঁ দাদা ऐसा नंदिनी বুঝতে পেরেছিস? কোনো ডাউট থাকলেও বল. हेलो, नंदिनी का आवाज मुझे नहीं आ रहा है. ओके सर, ठीक है, तो मैं आपको एक बार शेयर करता हूँ. अच्छा सुनो, हाँ बोल नंदिनी. हाँ सर বুঝেছি. ओके, मैं एक काम करता हूँ सर, आप लोगों को मैं ये मटेरियल शेयर करता हूँ. आप इसको एक बार घर में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से गो थ्रू करो. गो थ्रू करके जो मैंने पढ़ाया, मैंने जो समरी नोट्स पढ़ाया, जो मैंने ओवरऑल में जो भी कॉन्सेप्ट आपको क्या बोलते हैं उसको, अरे फ्लो चार्ट की तरह से कराया, सारा का सारा पॉइंट को एक बार दिमाग में रख लो. उसके बाद जो भी क्वेश्चन है सबको प्रैक्टिस कर लो. ऐसे सारा का सारा मैथ से ही आप करते रहते हो, जो भी आपके क्वेश्चन दिया जाता है, तो मैथ का क्वेश्चन जो भी मैं दे रहा हूँ उसको ज़रूर प्रैक्टिस करो. और प्रैक्टिस करो सर, कॉपी में लिख लिख के करो तो ज़्यादा याद रहेगा, और ज़्यादा दिमाग तेज है तो फिर दिमाग में याद रख सकते हो तो वो भी करो. तो ये था जीएसटी पेमेंट रिलेटेड मैटर. तो नेक्स्ट क्लास में और एक क्लास में मैं आपको रिटर्न के बारे में बता दूंगा, ठीक है, हो सके तो एक एक्स्ट्रा क्लास दूंगा, तो फिर रिटर्न के बारे में बता दूंगा तो हो जाएगा. बाकी सर मेरा जीएसटी पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में मुझे जो बोलना था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है. कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट और भी हो सकता है, एक बार गो थ्रू करो, कुछ डाउट रहे तो प्लीज आस्क मी. ऐसे ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है सर. आज फिर Yes, इतना ही है फिर, तो फिर इतना ही है सर. बाय सर. ओके सर, टाटा, गुड नाइट. রাখছি দাদা ओके रोशनी, টাটা टाटा. স্যার বল. বলছি স্যার আপনি